हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो है और ये आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम पे। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए @class11ESP। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और जो भी डेली अपडेट्स होंगे वो आपको वीडियोस से रिलेटेड यहाँ पे मिलते रहेंगे। एंड वेबसाइट eklavyastudypoint.com को भी आप ज़रूर विजिट करें। तो चलिए फिर आज के चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, जैसा कि आप इस पूरी बुक को देख रहे हो कि आपने जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, धीरे धीरे हम मतलब मिडेवल तक पहुंचे। हमने नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में भी पढ़ा, हमने यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म को भी पढ़ा, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंचे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, लेकिन अब जो आज की हमारी ये वीडियो है ना, ये हमें कुछ और ही बताएगी। ये जो आज की हमारी वीडियो है ये हमें बताएगी ईस्ट एशिया इन द अर्ली 1800s। तो ये जब हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ पूरी तरीके से, खासकर हम यहाँ पे मेन हमारा जो फोकस रहने वाला है वो ईस्ट एशिया पे ज़्यादा रहेगा। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, या फिर वो कोरिया हो। ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनका मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, पहले यहाँ पे क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, क्या सोशल सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, ये सारी चीज़ें आज का इस चैप्टर का एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सो इन द अर्ली 19th century चाइना वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन ईस्ट एशिया। सो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया के अंदर, मतलब ईस्ट इंडिया नहीं सॉरी ईस्ट एशिया के अंदर जो चाइना है वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर था वी कैन से। और होता क्या था, उस टाइम पे एक प्रॉपर कंट्री नहीं थी चाइना नाम से। ठीक है, वहां पे मोनार्की थी और वहां पे किंग डायनेस्टी जो थी उसका रूल था। ठीक है, और कि क्विंग डायनेस्टी के टाइम पर जो चाइना है वो बहुत स्टेबल और बहुत पावरफुल था। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, चाइना से ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, कि वहां पे एक किंग डायनेस्टी नाम से एक डायनेस्टी थी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान वॉज ऑलमोस्ट क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जापान ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं था, ना ही जापान ज़्यादा बातचीत रखता था बाकी के कंट्रीज के साथ या बाकी के किंगडम्स के साथ। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो अलग से ही आइसोलेटेड सा था वी कैन से। ठीक है, जापान अवॉइडेड कॉन्टेक्ट विद फॉरेन कंट्रीज एंड केप्ट इटसेल्फ आइसोलेटेड। दूसरे देशों के साथ कम से कम कांटेक्ट रखना, खुद को आइसोलेटेड रखना और थोड़ा सा अपने को दूर रखना, ये जापान की पॉलिसी थी। ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ अर्ली 19th सेंचुरी की। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अभी चल रहा है, अभी चाइना और जापान का मिक्स इंटर यहाँ पे एक इंट्रो चल रहा है आपके सामने। सो चाइना was under increasing pressure from western countries but it was not able to handle or resist them properly। अब होता क्या है, चाइना के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आप कह सकते हो कि जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उनको क्या था, उनका एक ही ये था, इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी थी उनकी। हर किसी को अपने कब्जे में करना, हर किसी को अपनी कॉलोनी बनाना, हर किसी को अपने साथ में रखना। सो कंटिन्यूसली चाइना के ऊपर भी प्रेशर था। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती थी उनका। सो द गवर्नमेंट lost its control, could not modernize the country and eventually China fell into a civil war। हुआ क्या, जब वहां की जो गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रही थी, जो लोगों की एस्पिरेशंस थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, तो मॉडर्नाइजेशन हो नहीं पा रहा था, तब वहां पे चाइना का जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज सिविल वॉर, जब आपके देश के अंदर ही अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब एकदम टेंस्ड हो जाती है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, जहाँ पर लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं आपके देश के अंदर ही अंदर, कोई एक्सटर्नल नहीं होता यहाँ पे कुछ भी खतरा। ये सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट ये है। तो चाइना में ये सब होना स्टार्ट हो गया था। अब जापान की अगर हम बात करें तो ऑन द अदर हैंड जापान अपने को बहुत ही रैपिड स्पीड से, है ना, जिसको हम कहते हैं बहुत फास्ट स्पीड से मॉडर्नाइज कर रहा था और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना रहा था
और खुद को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ वो लेकर जा रहा था। अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी किसे कहते हैं आप समझो, आप इस फोटो से समझो, जापान खुद को बहुत रैपिडली आगे बढ़ाना चाहता था, बहुत स्पीड से आगे ले जाना चाहता था, और अपने वहां पे इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा वो बढ़ावा देना चाहता था, प्रमोट करना चाहता था। वो खुद को एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना चाहता था, मींस एक ऐसा देश जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो और बहुत अच्छा खासा वो एक्सपोर्ट करना चाहता था। ठीक है, सो हुआ क्या, जापान थोड़ा सा और पावरफुल हो गया जब उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा, जब उसने ताइवान 1895 एंड कोरिया 1910 एंड इवन डिफीटेड चाइना 1894 एंड रशिया इन 1905 वॉर्स। ये 3-4 वॉर्स में जापान जीता था। और जब जापान ऐसे ऐसे देशों से जीत रहा है, कोरिया से, रशिया से, चाइना से, तो आप मान के चलो कि एक टाइम पे जापान का भाई बहुत अच्छा खासा नाम चलता था। ठीक है, जापान के पास फुल फोर्स थी, मतलब बहुत अच्छे से वो पावरफुल था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। चाइनाज मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, तो ये तो आपने जस्ट एक छोटी सी झलक देखी जापान की कि जापान ने क्या किया, पर क्या हम ये मान लें कि चाइना वालों ने कुछ एफर्ट्स ही नहीं किए? तो ऐसा भी नहीं है, एफर्ट्स भी किए हैं। क्या उसका कंक्लूजन निकला या नहीं निकला, वो आज का अब हमारा टॉपिक है अगला। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रगल फॉर चेंज। सो चाइना बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने देश के अंदर ही अंदर फेस कर रहा था, ये तो भाई नो डाउट चाइना में प्रॉब्लम्स थी। एंड वो चाह रहा था खुद को चेंज कर रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था चेंज करे। और जो कंट्रोल आ रहा था बाहर के देशों से, फॉरेन पावर से, जो प्रेशर आ रहा था, वो उसको थोड़ा सा ईज करना चाहता था, उसको हटाना चाहता था। लेकिन ये जो चाइना के अंदर ही अंदर की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और जो बाहर के कंट्रीज का प्रेशर है, इससे चाइना वीक होता जा रहा था। एक तो आपके देश के अंदर प्रेशर होना और बाहर से फॉरेन कंट्रीज का भी प्रेशर होना, सो ऐसे में कोई भी कंट्री बहुत वीक हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे चाइनीज लीडर्स और जो पीपल यानी कि लोग थे, वो ये मानते थे कि जो एक ही रास्ता है चाइना को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है, द ओनली वे टू मेक चाइना स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल अगेन वॉज टू हैव अ रिवोल्यूशन। वो एक ही चीज से चाइना सुधर सकता है, एक ही चीज से चाइना के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, एंड दैट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक बदलाव लाना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। जब ये तीन चीजों का बदलाव होगा तो चाइना अपने आप आगे बढ़ेगा। चाइना को चाहिए रेवोल्यूशन। सो दे थॉट दैट a big change in the political and social system was needed to rebuild the nation। अगर चाइना को दोबारा से बनाना है, दोबारा से स्ट्रांग बनाना है, तो हमें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस करने बहुत जरूरी हैं। बिना चेंजेस के काम नहीं चलेगा। ये चाइना के अंदर बातें निकलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब सॉरी, रेवोल्यूशन हुई या रेवोल्यूशन नहीं हुई, अब इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री। हुआ क्या, 1949 का टाइम था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आप कह सकते हो सीसीपी, इतने सालों तक चाइना में सिविल वॉर चलती रही चलती रही चलती रही, और फाइनली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी माओ के लीडरशिप में, चाइना 1949 में एक प्रॉपर कम्युनिस्ट नेशन बन के उभरता है। यानी कि एक उनको एक लीडर मिल गया अपना, माओ नाम से, जो ये भी चाहता था कि चाइना को मॉडर्नाइज करूंगा, जो ये भी चाहता था कि चाइना के अंदर ये रेवोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और बदलाव तो वो चाहता ही था। सो बाय द लेट 1970s जो चाइना के लीडर थे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो उनके लीडर्स ने रिफॉर्म्स भी करे। ठीक है, समय आगे बढ़ता गया। सबसे पहले चाइनीज रेवोल्यूशन किसके अंडर में हुई थी? ठीक है, किसके लीडरशिप में हुई थी? माओ। और जैसे जैसे आगे के भी जो चाइनीज लीडर्स आए, उन्होंने भी रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स की बात करी। और कैपिटलिज्म का जो रिश्ता नहीं था चाइना से दूर दूर तक का, फ्री मार्केट का भी, वो थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस होने लगा, नॉट सडनली। हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से ही सब कुछ प्राइवेट कर दिया, एकदम से ही सब कुछ जो है फ्री मार्केट की तरफ चाइना चला गया, नो। पॉलिटिकल कंट्रोल तो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही हाथ में था, लेकिन आप कह सकते हो कि कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट की इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस होने लगा इन दी चाइना। ठीक है, जापान डेवलपमेंट एंड चेंजेस। अब थोड़ा सा डिस्कशन जापान के बारे में भी होगा और जापान को समझेंगे कि उसने क्या किया।
सो जापान, मैंने भी आपको पीछे भी बताया, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस था। इसका मेन मकसद था अपने को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाना, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, ठीक है। और वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था। लेकिन हो क्या रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 में वो हार गया था। और इसके बाद से ही लगातार वेस्टर्न कंट्रीज से उसके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ गए थे। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था, उसके बाद से जापान पूरी तरीके से हिल गया था। सो जापान जो चाहता था करना, वो लगातार वैसा आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत बड़ा धक्का लगा इसको वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही वॉर खत्म हुई, आफ्टर द वॉर जापान वॉज ऑक्यूपाइड बाई यूएस। भाई अमेरिका ने कब्जा कर लिया जापान के ऊपर वॉर खत्म होते ही। एंड उसके बाद जब यूएस का कब्जा आया, तो फिर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं और इकोनॉमिक रिकवरी है वो होना स्टार्ट हो गई। क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता था और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करता था जापान में। सो जापान के अंदर बहुत सा बदलाव देखने को मिला जब अमेरिका ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। 1970s तक आते आते जापान जो है एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया। अ मेजर इकोनॉमिक पावर जापान बाय दी 1970s। ठीक है भाई, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मॉडर्नाइजेशन की बात कब आई जापान से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, सो जापान का जो मॉडर्नाइजेशन था वो सीधा सीधा कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था। यानी कि जो गवर्नमेंट होगी उसका रोल मिनिमल होगा जैसा यूएस वगैरह में होता है, चाइना से बिल्कुल उलट। और नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। एक तो कैपिटलिज्म, दो वर्ड याद रखना, जहाँ पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, सब कुछ प्राइवेट होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा। और दूसरा नेशनलिज्म, यानी कि अपने देश के लिए एक देशभक्ति की भावना, एक वो फीलिंग लाना। ठीक है, ये दो चीजें लोगों को बताई गई। सो जापान के जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो सोसाइटी थी, उन्होंने फटाफट से इन सब चीज़ों को अडेप्ट कर लिया। और इसी तरीके से जापान जो देश है वो बहुत जल्दी डेवलप हुआ, रैपिडली। और हुआ क्या, जो वेस्टर्न डोमिनेशन था उसको रेजिस्ट किया इसने, उससे ये बच गया कि वेस्टर्न कंट्रीज इस पे ज़्यादा हावी ना हो। इसने टाइम रहते अपना डेवलपमेंट का पाथ चुन लिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन चाइना एंड जापान। तो इस टॉपिक में समझते हैं क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री होती है वो कितनी ज़रूरी है, आखिर हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है समझते हैं। चाइना हो या जापान हो, दोनों ही अपने अपने देश के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की वैल्यू को समझते हैं। दोनों को पता है कि हिस्ट्री को रखना कितना ज़रूरी है। एज हिस्ट्री माना जाता है कि बहुत ही एसेंशियल है फॉर गाइडिंग रूलर्स। जो भी नया रूलर आएगा, अगर उसको हिस्ट्री पता होगी, अगर उसको बैकग्राउंड पता होगा पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसको मदद मिलेगी उससे। ठीक है, आगे की जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, आगे का जो भी उसको काम करना है, उसमें उसको काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक नाम आता है, सीमा क्वान वॉज अ मेजर हिस्टोरियन इन चाइना। चाइना की बात करूं तो सीमा क्वेन नाम से एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं। एंड जापान क्रिएटेड अ हिस्ट्री ब्यूरो, जापान ने तो अपना एक हिस्ट्री का ब्यूरो बना दिया 1869 में, टू डॉक्यूमेंट द मेजी रिस्टोरेशन। जो मेजी वाला रूल था, आगे आएगा अभी ये टॉपिक, तो वहां पे हम समझेंगे कि आखिर क्या था। तो जापान ने भी अपनी हिस्ट्रीज को, अपने क्रॉनिकल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखा। चाइना ने तो रखा ही रखा। लिटरेचर एंड रिकॉर्ड्स, दोनों देश प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे रिटर्न वर्क्स, इंक्लूडिंग ऑफिशियल हिस्ट्रीज।
एक तो होती है ऑफिशियल हिस्ट्री लिखा जाना, भाई किसी भी एम्पायर का रूल चल रहा है तो वो अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री लिखवाता है। फिर कुछ पॉपुलर बुक्स भी मिलती हैं और कुछ रिलीजियस टेक्स्ट भी मिलते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना हमारे लिए सोर्स का काम करती हैं। जो रिलीजियस बुक हो गई या ऑफिशियल हिस्ट्री हो गई या मतलब जो भी पॉपुलर बुक्स हो गई। सो दिस एम्फेसिस ऑन रिटन रिकॉर्ड हैज प्रिजर्व्ड मच ऑफ ईस्ट एशियाज हिस्टोरिकल नॉलेज। अगर आप ये 3-4 सोर्सेज को भी पढ़ लो तो आपको ईस्ट एशियन कंट्रीज की बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी, जो बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर रखी है इन्होंने। ठीक है, ठीक है भाई। आप देखो हिस्ट्री ये जो लिखते थे ये कैसी है, इतनी रिच हिस्ट्री है कि इनका पूरा कल्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है। इंट्रोडक्शन टू चाइना एंड जापान जियोग्राफी एंड कल्चर। तो ये टॉपिक हमें बताएगा कि जापान और चाइना की जियोग्राफी, जापान और चाइना का कल्चर कैसा है। ठीक है, थोड़ा इस पे भी अब हम ध्यान दे लेते हैं। तो चाइना की जो ज्योग्राफी है और जो उसकी डाइवर्सिटी है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। चाइना एक बहुत बड़ा देश है, कॉन्टिनेंटल कंट्री है और बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेंगी। सो यस वी कैन से चाइना इज अ डाइवर्स कंट्री। चाइना के पास है वो सारी चीजें। सो 3 सबसे मेजर जो नदियां हैं चाइना के अंदर, वो है येलो रिवर जिसको हांग रिवर, सॉरी हांग ही रिवर भी कहते हैं, यानसी रिवर जिसको चांगयांग भी कहते हैं, और पर्ल रिवर है। जो कि मैं आपको बताऊं कि ये 3 मेन यहाँ की नदियां, ठीक है, येलो रिवर, यानसी रिवर एंड पर्ल रिवर। सो ये आप याद रखें। जैसे इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, हम ऐसे नाम लेते हैं ना, साबरमती, तो उनकी भी तो भाई नदियां हैं अपनी, कुछ ऐसी फेमस नदियां हैं। जो चाइना के अंदर मेन एथनिक ग्रुप है वो है हान चाइनीज। जो हान चाइनीज है ना एथनिसिटी से, विद कुछ और भी नेशनलिटी के लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं। उइगर है, हुई है, मांचू हैं, तिब्बतन है। ये अलग अलग जगह के लोग रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मंचूरिया वगैरह वाले साइड वाले, टाइम के साथ चाइना ने सब हड़प लिया, लेकिन ये अलग अलग नेशनलिटीज थी पहले, तिब्बत भी अलग था। सो जो चाइनीज हैं, ठीक है, जिसको हम पुतोंगुआ भी कहते हैं, वो वहाँ की मेन लैंग्वेज है। हम तो इसको चाइनीज कह रहे हैं ना भाई, चाइनीज, वो कहते हैं पुतोंगुआ, और वो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है वहाँ की। इसके अलावा कुछ बोलियां हैं, जैसे राजस्थान में जाओगे ना मारवाड़ी, हरियाणा में आओगे आपकी हरियाणवी, और इस तरीके से बोलियां होती हैं, मैथिली है ना ये सब। तो ये ऐसे वहां भी डायलेक्ट्स हैं। जैसे कैंटोनीज है जिसको यू कहते हैं, वो शंघाइनीज है जिसको वो कहते हैं, यानी कि कुछ और भी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं। तो कहने का मतलब है जो वहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज है वो आपको बता दिया, और साथ साथ जो सपोर्टिव डायलेक्ट्स हैं वो बता दिया। अब थोड़ा सा चाइना के रीजनल क्विजीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो खाने की बात करें तो साउथ चाइना के अंदर कैंटोनीज क्विजीन चलता है, जो अपने डिमसम के लिए बहुत जाना जाता है। डिमसम का मीनिंग क्या होता है? टच योर हार्ट, कुछ ऐसा जो आपका दिल छू ले। सो होता क्या है, स्मॉल पेस्ट्रीज एंड डम्पलिंग्स होते हैं। ये आप देख रहे हो फोटो के अंदर, ये डिमसम खा रहे हैं। और ये क्विजीन बहुत ज्यादा फेमस है। आप अगर इंडिया में भी बात करो ना, आपको दिल्ली में बहुत जगह दिख जाएगा ये खाना। कैंटोनीज फूड आपको मजनू का टीला में मिल जाएगा, दिमसम वगैरह ये सब है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तिब्बत के लोग बहुत रहते हैं वहाँ, तो तिब्बत के लोग भी ये सब खा लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा। नॉर्थ क्यूजीन की बात करूं तो वहाँ का जो वीट है वो मेन स्टेपल फूड है। ठीक है, वीट, गेहूं ज्यादा चलता है जो नॉर्थ साइड है चाइना की। सेजुआन क्विजीन एक और बहुत फेमस है, आपने ये वर्ड पक्का सुना होगा कहीं ना कहीं, सेजुआन चाइनीज, सेजवान सॉस। तो ये सेजुआन एक क्विजीन है चाइना का, और ये अपने बहुत ज्यादा मिर्च मसाले के लिए जाना जाता है ना, स्पाइसीनेस के लिए जाना जाता है क्विजीन। इसमें होता क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क और जो पोर्चुगीज ट्रेडर होते थे, उनके बाद जाके ये ट्रेड जब होता था तो ये सब चीजें मिली, स्पाइसेस वगैरह हो गए, और ये जितना भी मसाला वसाला हो गया, तब जाकर ये क्विजीन निकला। ठीक है, इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क और पोर्चुगल वाले लोगों का बहुत अहम रोल है। वो मिर्च विर्च ला रहे हैं, इनके पास स्पाइसेस है, ट्रेड हो रहा है, तो उसी से वो कुछ खाना वगैरह भी बन रहा है। ठीक है, ये सेजवान क्विजीन हो जाएगा आपका। अब ईस्टर्न चाइना की बात करूं तो राइस और वीट, चावल हो गया और आपका गेहूं हो गया। ठीक है,
ये कुछ वहां का मेन स्टेपल है जो वहां पे कंज्यूम किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे जापान को बहुत अच्छे से समझना, अब हम समझने वाले हैं जापान बेसिकली है क्या। ये छोटे 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 से जो आप आइलैंड्स देख रहे हो, इसी को जोड़ दोगे तो जापान बन जाएगा। क्यूशू, शिकोकू, होन्शू, होकाइडो, ये आपके छोटे 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 आइलैंड्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो ग्राफिक्स में। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं जापान की जो जियोग्राफी है, तो जापान क्या है बेसिकली एक चेन ऑफ आइलैंड। ये छोटे 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 आइलैंड की एक चेन बनी हुई है और इसी को हम जापान कहते हैं अगर हम इसको जोड़ देंगे। सो बेसिकली चार सबसे मेन आइलैंड हैं जिनसे मिलकर जापान बनता है, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू और होकाइडो। प्लस इसके अलावा साउथ साइड में अगर आप जाओगे तो ओकिनावा भी है। ओकिनावा से एक चीज मेरे को याद आ गई कि ओकिनावा के अंदर ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो सैनिटेरियंस हैं, यानी कि 100 साल से प्लस जीने वाले ज्यादातर लोग ईस्ट एशिया में या एशिया में वहीं मिलेंगे आपको ओकिनावा में। बहुत लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 100 साल से प्लस वाले बहुत लोग हैं वहां पे, अच्छे भला मतलब वो चलते फिरते हैं, पैदल घूमते फिरते हैं। तो बहुत अच्छी खासी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ओकिनावा की। और इसके अलावा जापान में बहुत सारे माउंटेन वाले एरियाज हैं, पहाड़ वहाड़ बहुत हैं। तो इसके अलावा जापान में जब देखो, जब पहाड़ होते हैं ना जहाँ पे, वहां पर अर्थक्वेक अक्सर आता रहता है। वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होती रहती हैं। तो वो जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होंगी, वो वाइब्रेशन होगा तो भाई अर्थक्वेक भी आएगा। और इसीलिए अब वहां की जो बिल्डिंग का स्टाइल है ना, वो थोड़ा ऐसा है कि भाई वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वाली एक टेक्नोलॉजी है कि जब अगर भूकंप भी आ जाए तो भी बिल्डिंग गिरे ना। तो ऐसा अब वहां पे आर्किटेक्चर ही बदल गया है पूरा का पूरा। ज्यादातर जापान की जो पॉपुलेशन है वो जैपनीज है। थोड़े बहुत आइनू और थोड़े बहुत कोरियन कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है। ये वहां की पॉपुलेशन के बारे में बता दिया। हुआ क्या, ये कोरियन का क्या सीन है, यहाँ पे बहुत सारे कोरियंस थे वो जापान में आए थे काम करने। जब जापान ने कोरिया पे कंट्रोल किया था ना एक टाइम पे, पीछे मैंने आपको बताया भी था, तो वहां से बहुत सारे लोगों को काम करवाने के लिए जापान में लाया गया था। तो उन्हीं के टाइम पे ही कोरियन आके यहाँ पे रहने लग गए थे। जैपनीज फूड ट्रेडिशंस, तो जापान के अंदर क्या है, हैज लेस ऑफ अ ट्रेडिशन ऑफ रेजिंग एनिमल फॉर मीट। वहां पे मीट वीट का चक्कर थोड़ा कम है, चाइना में ज्यादा है। और वहां पे राइस वहां का मेन स्टेपल है। जापान की बात करूं तो थोड़ा चावल वगैरह पे फोकस ज्यादा रहता है। और मछली जो है वो ज्यादा खाई जाती है। आपने सुशी वगैरह सुनी होगी, राइस और उसमें मतलब आप देखोगे मछली वछली डाल के देते हैं, प्रॉन्स वगैरह डाल के देते हैं। सो जापान का जो फूड का ट्रेडिशन है वो थोड़ा सा चाइना से अलग है। चाइना में नॉनवेज बहुत ज्यादा चलता है, वो भी अलग अलग प्रकार का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम है। तो कुछ रॉ फिश है लाइक सशीमी एंड सुशी, ये कुछ पॉपुलर चीजें हैं जो आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है। दिस इज सुशी। चारों तरफ कोटिंग राइस की है और इसके अंदर मछली डाली हुई है। सो इसको हम सुशी कहते हैं। तो ये वहां पे बहुत खाया जाता है जापान में, ठीक है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं तभी लोग वहां पे खाते हैं। जापान पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोसाइटी, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो पहले हम समझते हैं कि जापान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। जापान में पहले तो क्या होता था, जो एम्परर होते थे वो क्योटो से रूल करते थे, क्योटो नाम की जगह से, ठीक है। लेकिन 12th सेंचुरी तक आते आते जो कुछ मिलिट्री लीडर्स थे उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और इन मिलिट्री लीडर्स को शोगुन कहा जाता है, ठीक है, शोगुन्स। इनके हाथ में पावर आ गई। इससे पहले तो एम्परर होता था प्रॉपर। होता क्या है, पहले एम्परर रूल कर रहा था, बाद में कुछ मिलिट्री लीडर आ गए शोगुन्स, वो एम्परर के नाम पे रूल कर रहे हैं खुद पावर हाथ में लेके। 1603 से लेकर 1867 तक द कोकुगावा फैमिली हेल्ड द शोगुन पोजीशन। जो तोकुगावा परिवार है उसके हाथ में पावर थी, कौन सी वाली, मिलिट्री लीडर वाली, ठीक है। और जापान वॉज डिवाइडेड इंटू 250 रीजन्स, 250 हिस्सों में जापान बटा हुआ था। और वहां पे 250 हिस्सों में अलग अलग जगहों को रूल करने वाले लोगों को दैम्यो कहा जाता था, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं आपको। दैम्यो क्या है, बेसिकली 250 जगहों को जो बांटा गया है उसके वहां के लॉर्ड थे। और अब ये जो दैम्यो है, इनको अगर किसी रीजन का लॉर्ड बनाया गया है तो इनको कंट्रोल में भी तो रखना पड़ेगा। जो शोगुन होते थे, जो रूलर्स, वो क्या करते थे, उनको अपनी कैपिटल में रहने को कहते थे।
जो आज का टोक्यो है, पहले उसको एडो कहा जाता था। और लंबे समय तक जो ये डेम्योज है ना, ये इसी टोक्यो में रहते थे ताकि शोगुन लोग उनको कंट्रोल में रख सके। सो इससे उनकी पावर तो थोड़ी सी लिमिटेड थी, यानी कि और शोगुन लोगों को कोई खतरा भी नहीं था, क्योंकि उनके नजर में है, वो उनके कंट्रोल में है। द सामुराई। अब यहाँ पे देखो भाई, जैसे हम कहते हैं ना इंडिया में क्षत्रिय है, वॉरियर क्लास, वैसे ही वहां पे सामुराई लोग होते हैं। ये एलीट हैं, बड़े परिवार से हैं, और ये क्या करते हैं, शोगुन और दैम्यो दोनों लोगों की मदद करते हैं, उनको सर्व करते हैं। सामुराई बेसिकली वॉरियर क्लास है, इनका काम है लड़ना। ठीक है, आपने कभी अगर आप देखो एनिमे वगैरह में या कार्टून वगैरह में भी देखा होगा, सामुराई वगैरह बहुत आते थे, लड़ते रहते थे तलवार लेके। तो ये सब है, इनका काम है। की चेंजेस इन द लेट 16th सेंचुरी। अब लेट 16th सेंचुरी में क्या क्या बदलाव आए हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। जो सामुराई हैं बिकेम द ओनली क्लास अलाउड टू कैरी स्वॉर्ड्स। जितने भी जापान में अलग अलग क्लास के लोग थे, उनमें से सिर्फ सामुराई ही ऐसी वॉरियर क्लास है जिनको तलवार रखने का परमिशन थी उनके पास। ठीक है, और इससे क्या है, विच मेंटेन्ड पीस बाय एंडिंग लोकल वॉर्स। अगर हर किसी के पास तलवार नहीं होगी तो पीस भी रहेगी। जो लोकल वॉर्स चलती रहती थी पहले, हर कोई तलवार रखता था, वेपन्स रखता था, लड़ाइयां होती थी, वो कम हो गई। सामुराई को ही सिर्फ अधिकार है रखने का। दैम्यो जो होते थे, मैंने आपको बता दिया, वो कैपिटल्स में रहते थे, विच गेव देम सम ऑटोनमी बट केप्ट अंडर शोगुन अथॉरिटी। ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये जो शोगुन रूलर होगा उसी के अंडर में रहेंगे दैम्योस, और उन्हीं के अंडर में काम करेंगे आपके सामुराइज। ठीक है। ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड इकोनॉमी। अब कैसे कैसे शहर आगे बढ़े, कैसे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, वो हमें समझना है इस टॉपिक के अंदर। सो बाय द 17th सेंचुरी में क्या हुआ, जापान हैड सेवरल लार्ज सिटीज। कुछ कुछ शहर थे जो बहुत बड़े हो गए थे, जैसे एडो है, एडो आज का टोक्यो, ओसाका और क्योटो, और थोड़े बहुत छोटे मोटे शहर, ये कुछ लार्ज सिटीज हैं जापान की। 17th सेंचुरी तक आते आते यही वो शहर थे। और ये आज की डेट का जो यूरोप है ना, उससे भी बहुत बड़े बड़े शहर होते थे भाई, यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे खासे शहर थे, आप मान के चलो। कुछ इस तरीके से जापान दिखता है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, एक बहुत शानदार देश है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सिटी ग्रोथ लेड टू अ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल इकोनॉमी। जब शहरों की ग्रोथ होती है तो इकोनॉमी अपने आप कमर्शलाइज हो जाती है, मतलब वहां पे ट्रेड बढ़ जाता है, अलग अलग तरीके की सर्विसेज एंड कमोडिटीज आ जाती हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम भी सेटअप हो जाते हैं। और अब क्या हुआ, अ शिफ्ट वेयर मेरिट बिकेम मोर वैल्यूएबल। पहले क्या होता था, सोशल जो आपका स्टेटस है उसको ज्यादा देखा जाता था कि आप अमीर हो या नहीं हो, किसके खानदान से हो। लेकिन जब शहरों की ग्रोथ होती है ना, तो होता क्या है, मेरिट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, आपका टैलेंट कितना है और आपने क्या अचीव किया है। तो ये दो चीजों को देखते हुए लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, या आपको कुछ भी आगे काम मिलेगा। ठीक है। अ लाइवली कल्चर डेवलप्ड इन सिटीज। शहरों के अंदर एक कल्चर बदला जहां पर मर्चेंट लोग जो होते थे सपोर्टिंग थिएटर एंड द आर्ट्स। तो मर्चेंट लोगों ने थिएटर और आर्ट्स को सपोर्ट करा। और जापान के अंदर रीडिंग का एक ट्रेंड निकल गया, किताबें पढ़ना। आप चाहो तो सस्ते में किताबों को रेंट कर सकते हो। तो ये दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चलती थी जापान में वो फेमस हो गई, और रीडिंग का ट्रेंड आ गया, लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक हो गया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो जापान इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स लाइक चाइनीज सिल्क एंड इंडियन टेक्सटाइल्स। भारत का कपड़ा और चाइना का सिल्क, ये लग्जरी में आता था उस टाइम में। ठीक है, जापान के लिए, जो कि वो इंपोर्ट करता था। इसके अलावा जब वो पेमेंट करता था तो गोल्ड में पेमेंट करता था एंड सिल्वर। तो आप अगर गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट करोगे तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत वैल्यूएबल आइटम्स हैं। सो जो तोकुगावा गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ मेटल्स के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया। ठीक है, हर तरीके का मेटल आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपका जो गोल्ड और सिल्वर है उसको आपको बचा के रखना होता है, आप ऐसे नहीं उसको अदला बदली कर सकते हो। इंपोर्ट्स को कम करने के लिए जापान ने सोचा कि क्यों ना हम खुद की एक सिल्क इंडस्ट्री स्टार्ट करें क्योटो के अंदर, निशिजिन नाम की जगह पे। और धीरे धीरे जब इन्होंने ये एक स्टार्टअप किया,
तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और इनको इसका फायदा मिला जब इन्होंने खुद से कुछ स्टार्ट किया। पहले तो ये इंपोर्ट करते थे बाहर से, सब कुछ लग्जरियस सामान होता था, लेकिन अब इन्होंने खुद का दिमाग लगाया कि क्यों ना ये जो हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम खुद अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लें तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो हुआ क्या, द यूज ऑफ मनी एंड अ राइस बेस्ड स्टॉक मार्केट शोड दैट जापान इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एंड मॉडर्नाइजिंग। जो पहले वहां पे बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान, गोल्ड सिल्वर में पेमेंट, अब वो थोड़ा 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 क्या हुआ, मनी का यूज होने लगा, करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ। जहां करेंसी का इंट्रोडक्शन होता है, आप समझ जाओ किसी भी जगह पर उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वो पुरानी चीजों को छोड़कर जापान धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट। अब थोड़ा सोशियो कल्चरल पॉइंट्स पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जापान से रिलेटेड ही टॉपिक चल रहा है अभी भी हमारा। जो जापान के स्कॉलर होते थे वो जापान का लिटरेचर पढ़ते थे, जिसको आप जापानीज लिटरेचर भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो जापान के लोग थे वो अपना जापानीज लिटरेचर पढ़ते थे। तो कुछ कुछ ने तो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस तो नहीं है, ये जो आप इतनी रीडिंग कर रहे हो, इतना सब पढ़ रहे हो, चाइना का इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया ये सब। तो ये भी बातें आई। कईयों ने आर्ग्यू करा कि जापानीज आइडेंटिटी एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर चाइनीज इन्फ्लुएंस। कोई कहता है अरे हमारे ये जो जापान के लोग हैं ये तो चाइना वालों से भी पुराने हैं, हमारी आइडेंटिटी ज़्यादा पुरानी है। और बहुत सारी कहानियां भी हैं हमारी जापान के लोगों की, जैसे द टेल ऑफ गेंजी एंड मिथ्स। तो कुछ ऐसे माइथोलॉजिकल हिस्ट्रीज हैं, ठीक है, मिथ्स हैं, जो पुरानी कहानियां हैं, जो कि बताते हैं कि जापान को खुद भगवान ने बनाया है, भगवानों ने बनाया है। और इसके अलावा जो उनका एम्परर है वो तो खुद भगवानों का जो सन गॉडेस है वो भाई उन्हीं का ही बेटा है। मतलब खुद को डिवाइन बता दिया इन्होंने, जापान के लोगों ने। बोला चाइना वाइना तो कुछ है ही नहीं, सबसे पहले तो हम ही आए हैं, भगवानों ने खुद बनाया है। अगला टॉपिक है हमारा द मेजी रिस्टोरेशन इन जापान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, आपका ये मेजी रिस्टोरेशन का क्वेश्चन बहुत बारी आया है। तो टॉपिक को ध्यान से समझना भाई। हुआ क्या, अभी तक जापान जो सब कुछ खुद बना रहा था, अब थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इसका कांटेक्ट कैसे बढ़ा हम वो समझेंगे। 1853 में यूनाइटेड स्टेट्स ने कॉमडोर मैथ्यू पेरी को भेजा, ठीक है, इनको भेजा मैथ्यू पेरी को जापान ने। और उन्होंने जापान को बोला कि देखो भाई अपने पोर्ट्स को खोल दो, पोर्ट्स खोलोगे तो ट्रेड होगा, थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ। यानी कि यूएसए का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जापान में, जापान के लोगों को जाके बोलना कि भाई थोड़ा सा अपने पोर्ट्स वगैरह को खोलो और हमारे साथ ट्रेड कर लो, ठीक है, फ्रेंडली हो जाओ। और जापान ने इसको हाँ करते हुए एक ट्रीटी भी साइन कर दी। और ये जो ट्रीटी हुई इससे क्या हुआ, अमेरिका की शिप्स जो हैं वो रुकेंगी, रेस्ट भी कर सकती हैं, और जापान में उनकी रीफ्यूलिंग भी हो सकती है। अब कोई रोक नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे आके अमेरिका के शिप्स रुकेंगे, इस एग्रीमेंट पे साइन हो गया, यहाँ पे रीफ्यूलिंग का काम भी चलेगा, सब कुछ होगा, ओके। और क्या होगा, इट ऑल्सो ओपन जापान फॉर ट्रेड विद यूएस। और जापान पूरा खुले दिल से स्वागत करता है अमेरिका का, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो हमारे साथ। तो ये ट्रीटी हो गई। और उस टाइम पे क्या हुआ, जापान सिर्फ और सिर्फ हॉलैंड के साथ ही ट्रेड करता था जबकि ये बात चल रही है, ओनली हॉलैंड। सो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। जो जापान की लोकेशन है, जापान की लोकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट वाज ऑन द रूट टू चाइना विच द यूएस सॉ की ट्रेड मार्केट। अब अमेरिका वालों को लगता था ये चाइना है, इसके बीच में जापान पड़ता है, तो जापान तो बेसिकली बहुत स्ट्रेटेजिकल कंट्री है, अगर हम इस पे कंट्रोल बनाते हैं तो चाइना का मार्केट पूरा हम कैप्चर कर लेंगे। ये यूएस वालों का पूरा प्लान था, उनका दिमाग यहीं पे दौड़ रहा था। तो ये जो मैथ्यू पेरी आए, इससे जापान की पॉलिटिक्स बहुत बड़े तरीके से बदल गई। हुआ क्या, फॉर 100 of years द एम्परर हैड ऑलमोस्ट नो रियल पावर। भाई एम्परर के पास ज्यादा पावर थी नहीं, पूरे देश को कंट्रोल कौन करता था, शोगुन और सामुराई, यही ज्यादातर कंट्रोल रखते थे। लेकिन जब ये मैथ्यू पेरी आए उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जापानीज लोगों को फील हुआ जो पुराना सिस्टम है वो बहुत वीक है, बाहर के देशों से ये लोग नहीं निपट पा रहे हैं। सो ऐसे में लोगों को चाहिए था एक पॉलिटिकल चेंज अब होना चाहिए। सो धीरे धीरे जो एम्परर की वैल्यू नहीं होती थी वो धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। और हुआ क्या, जापान की गवर्नमेंट में एम्परर का जो रोल पहले कम हो गया था वो वापस आया। और इस बदलाव से ही क्या हुआ, जापान आगे चल के स्ट्रांग बना है।
अब ये बदलाव क्या हुआ है ये आप समझो। एम्परर कैसे स्ट्रांग हुए भाई? 1868 में स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म लीडर्स टुक पावर अवे फ्रॉम द शोगुन्स। तो कुछ लीडर्स आए, उन्होंने शोगुन लोगों को उनकी पावर से हटा दिया, ठीक है, जो मिलिट्री रूलर होते थे शोगुन्स। और उन्होंने क्या करा, वापस से एम्परर को लेकर आ गए, वो टोक्यो से सब कुछ रूल होने लगा। और एडो वॉज देन रीनेम टोक्यो, यानी कि पहले इसको एडो कहते थे, बाद में उसका रीनेम किया गया, उसको टोक्यो कहा गया। टोक्यो का मतलब होता है ईस्टर्न कैपिटल। सो धीरे धीरे क्या हुआ, एक नया, एक मॉडर्न गवर्नमेंट की शुरुआत जापान में होती है। शोगुन लोगों को हटाया गया और उसके बाद वापस एम्परर का रूल लाया गया। फियर ऑफ कॉलोनाइजेशन, जापान जानता था जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इंडिया जैसे और भी कई देशों का जो भाई रूल है वो कर चुकी हैं और उनको कॉलोनी बना चुकी हैं। जापान को एक ही डर था कि एक दिन वेस्टर्न कंट्री कभी ना कभी जापान को कंट्रोल करने ना पहुंच जाए। और उन्होंने ये भी सुना था कि हाउ चाइना वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटेन इन द ओपियम वॉर, जो ओपियम को लेकर लड़ाइयां हुई थी उसमें भी चाइना हार चुका था। सो एक तो ये डर था जापान वाले लोगों को, और ये खबरें पूरे जापान में फैल गई और बहुत ही ज्यादा इसके रिलेटेड प्लेज वगैरह भी होने लगे, नाटक वगैरह भी चलने लगे, लोगों को दिखाया गया कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा। सो लोगों को समझ में आ गया कि वेस्टर्न पावर बहुत खतरनाक होती हैं और कॉलोनाइजेशन का रिस्क हो सकता है अगर ज्यादा वेस्टर्न देशों के टच में जाओगे, तो ऐसा ना हो वो आपको गुलाम बना दें, ऐसा ना हो कि वो आपको कब्जे में ले लें। सो बहुत सारे जापानीज लीडर्स को ये वही विश्वास था कि जापान को चाहिए थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए ताकि कॉलोनाइजेशन ना हो। सो कुछ लीडर्स थे उनको लगता था जापान को सीखना है यूरोप से, ठीक है, नए सिस्टम सीखने हैं। कुछ लोग चाहते थे कि भाई देखो वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा कांटेक्ट मत रखो, कुछ लोग चाहते थे कि भाई कांटेक्ट रखो। तो दोनों तरीके के लोग थे यहाँ पे, ठीक है। टेक्नोलॉजी है या फिर जो अपना मिलिट्री है, आर्मी है, डिफेंस है, उसको मॉडर्नाइज करना है तो वो थोड़ा आप सीख लो उनसे, पर ज्यादा क्लोज मत जाओ, ऐसे कहने वाले लोग बहुत थे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि शोगुन की गवर्नमेंट थी वो देश के लेवल पे तो सही थी, पर जब वेस्टर्न कंट्रीज की बात आई तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो तभी तो लोगों ने बोला ना भाई हटाओ इनको। द पुश फॉर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। सो जापान के जो लीडर थे उन्होंने क्या करा, लॉन्च द मेजर रिफॉर्म एफर्ट अंडर द स्लोगन फुकोको क्यूहेही, यानी कि रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो कुछ ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जापान के जिन्होंने एक आवाज उठाई और वो आवाज थी फुकोको युकेही की, ठीक है, यानी कि देश हमारा हम अमीर बनाएंगे, आर्मी अपनी स्ट्रांग बनाएंगे। और उनको समझ आ गया कि जापान को चाहिए एक स्ट्रांग इकोनॉमी और स्ट्रांग मिलिट्री, ताकि वेस्टर्न कंट्री हमारे ऊपर आके कंट्रोल ना करे, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ये इन लीडर्स का सीधा सा एक ही सिंबल, आप कह सकते हो स्लोगन था कि हाँ। और इसके लिए जापान को चाहिए था कि एक यूनिटी की भावना हो, तभी तो ये सब लोगों का कोई फायदा होगा ना। ये जो इतना चिल्ला रहे हैं, तो ये जब जापान को लोग एक समझेंगे, अपना देश समझेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, तभी तो फायदा है, वरना कोई भी आके हम पे रूल करके चला जाएगा और क्या होगा। तो सिटीजन्स जितने भी थे जो मॉडर्नाइज करना चाहते थे जापान को, वो आगे आए, उन्होंने सपोर्ट करी, पूरी तरीके से सपोर्ट किया। बिल्डिंग द एम्परर सिस्टम। तो जो जापान के नए लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, एक एम्परर सिस्टम स्टार्ट किया, जहां जो एम्परर होगा, जो उसके ब्यूरोक्रेट्स होंगे और जो मिलिट्री होगी वो मिलकर काम करेंगे और जापान को पावरफुल बनाएंगे और उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे जैसे ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री वाले भी उसके अंडर में रहेंगे और एम्परर तो मेन रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से हमारा जापान आगे बढ़ सकता है, तो इसको हम एम्परर सिस्टम कह सकते हैं। सो जो अधिकारी लोग होते थे उन्होंने यूरोप की मोनार्कीज को पढ़ा समझा और वैसा ही मॉडल थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। जो एम्परर था उसको माना जाता था सीधा सूर्य देवता का, भाई ये तो पोता है या उसी के खानदान का है। सो बहुत रिस्पेक्ट होती थी एम्परर की, और जापान के एंशियंट रूट्स का सिंबल था वो। और यानी कि जो आगे जापान का जो मॉडर्नाइजेशन है उसका भी सिंबल वही है। और एंशियंट रूट्स जहां से जापान निकला है, जो जापान का ओरिजिन है, डिवाइन ओरिजिन है, उसका भी यही सिंबल है। सो एम्परर की तो सीधी सीधी वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा। द एम्परर वॉर वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म्स। जो एम्परर होता था वो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से कपड़े पहनता था, और उनका जब बर्थडे होता था तो पूरे के पूरे जापान में छुट्टी होती थी, नेशनल हॉलीडे। और इसके अलावा उसने अपने नाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भी खोला।
तो पूरी तरीके से एम्परर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा हुआ था। एजुकेशन सिस्टम एंड नेशनल यूनिटी, ये जो मेजी गवर्नमेंट है इन्होंने एक नया स्कूल का सिस्टम बनाया, ठीक है, इन द 1870s। एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया लड़का और लड़की दोनों के लिए 1910 तक आते आते। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने लगे, फीस बहुत कम थी, यानी कि ये चाहता था कि भाई बच्चों को पढ़ाई मिले, बच्चे एजुकेटेड हो, जापान हमारा एजुकेटेड बने, ये इन्होंने सोच लिया था। सो पढ़ाई की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, अब उनको समझ में आ गया था। वेस्टर्नाइजेशन भी हो रहा था धीरे धीरे, बहुत सारी मॉडर्न चीजें जापान में आ रही थी। इनिशियली जो जापान के अंदर स्टडी जब स्टार्ट हुई थी, तो जो उनका करिकुलम होता था, जो वहाँ का सिलेबस वगैरह चलता था, वो थोड़ा वेस्टर्न आइडियाज पे ज्यादा बेस्ड था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसमें जापानीज आइडेंटिटी को ऐड कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब जापान की हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भरेगी, है ना। तो स्टूडेंट्स को बोला गया भाई देखो, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, अपने देश के प्रति लॉयल रहो, और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। ठीक है, ये सब बातें आती हैं। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका काम था कि वो कंट्रोल करती थी सारी टेक्स्ट बुक को, सारा करिकुलम को, और टीचर ट्रेनिंग को, कि हाँ भाई स्कूल्स में वही चीजें, वही वैल्यूज को प्रमोट किया जाए जिससे एक नेशनल आइडेंटिटी की भावना बच्चों में रहे। कुछ भी ऐसा ना पढ़ाया जाए बच्चों को कि जिससे यूनिटी इंटीग्रिटी पे कोई खतरा हो जापान की। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स, तो अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे क्या बदलाव की बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन में और मिलिट्री में। सो द मेजी गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज्ड जापान्स विलेजेस एंड रीजन्स टू क्रिएट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो मेजी की सरकार में हुआ क्या, जापान के जितने भी एरियाज थे, जापान के जितने भी गांव थे, उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की बात रखी गई और नई यूनिट्स बनाई गई विद इनफ रिसोर्सेस। और रिसोर्सेज दिए गए, स्कूल खोलें, हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी हॉस्पिटल्स खोलें, मिलिट्री रिक्रूटमेंट वगैरह होता रहे सही से, भाई मिलिट्री भी अपनी A1 हो, स्कूल्स वगैरह भी खुल जाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह भी खुल जाएं। ये मेजी गवर्नमेंट ने काम किया, ठीक है, नो डाउट। जितने भी 20 साल से ऊपर वाले आदमी हैं, जो भी मैन हैं, उनको बोला गया कि आपको भाई थोड़े समय के तो मिलिट्री में आना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मॉडर्न और वेल ट्रेंड आर्मी मिलेगी जापान को। तो बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया गया, आओ देश के लिए खड़े हो जाओ और थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन भाई दो, ठीक है। सो द मिलिट्री वॉज प्लेस्ड अंडर द एम्परर्स कमांड, जो भी एम्परर कहते थे मिलिट्री वही काम करती थी। एक लीगल सिस्टम रेगुलेट करता था पॉलिटिकल ग्रुप्स को, मीटिंग्स को, और सेंसरशिप वगैरह बहुत थी। ये नहीं है कि पूरी फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी। जो एम्परर को चाहिए वही होता था, ठीक है। चैलेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हुआ क्या, जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, अडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन जो मिलिट्री है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी अंपरर के कमांड के अंदर ही काम कर रहे हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल उतना नहीं है अभी भी। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पर जो एम्परर है वो अभी भी टॉप पर है, ठीक है। एम्परर जो चाहता है वो चीज होगी ही होगी। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ यहाँ पे, कुछ लोग थे जो चाहते थे कि जापान के अंदर डेमोक्रेटिक कुछ चीजें हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया जा रहा है। एंड कुछ यहाँ पे ऐसे थे जो मिलिट्री को ज्यादा वो है सपोर्ट कर रहे थे। हुआ क्या, मिलिट्री ज्यादा पावरफुल होगी तो जापान और एक्सपेंशन कर पाएगा, नई टेरिटरीज को भाई एक्वायर करेगा, तो जापान का नाम बनेगा। तो एक तो ये है कि भाई मिलिट्री के हाथ में सब दे दो, मिलिट्री अपने आप संभाल लेगी। सो हुआ क्या, जब ये एक्सपेंशन चल रहा था तो बहुत सारी वॉर हुई, चाइना के साथ वॉर हुई, रशिया के साथ वॉर हुई, दोनों में ही जापान जीता। और जापान की मिलिट्री विक्ट्री जो थी, इससे नेशनल प्राइड की फीलिंग आई, लोगों को गर्व महसूस हो रहा है कि भाई आज हमारा जापान चाइना को हरा के आ रहा है, आज हमारा जापान रशिया को हरा के आ रहा है। सो एक तरीके से लोगों में एक अच्छी फीलिंग आई। हाउएवर द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन एम्पायर बिल्डिंग ऑफन कॉन्फ्लिक्टेड विद पॉपुलर डिमांड फॉर मोर डेमोक्रेसी एट होम। तो एक तरफ तो हो गया आपका एम्पायर, और एक तरफ हो गई आपकी डेमोक्रेसी। दो तरीके के लोग आ गए, कोई कह रहा है डेमोक्रेसी पे ज्यादा सब वो भाई फोकस करो, कोई कह रहा है एम्पायर की टेरिटरीज बढ़ाने पे फोकस करो, लड़ाई झगड़े पे ज्यादा फोकस करो। Japan's rapid expansion created tensions within the country and with the people in the territories it's colonized.
जापान ने एक्सपेंशन तो कर लिया, पर टेंशन्स भी क्रिएट हुई जापान देश के अंदर भी, और जिस टेरिटरी को जापान कंट्रोल करके आया था वहां पर भी। सो डेमोक्रेटिक आइडियल्स का जो स्प्रेड था वो नहीं हो पाया, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी हो रहे हैं, जो जगह जापान के कंट्रोल में आई वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा ये होने लगा। मॉडर्नाइजिंग जापान इकोनॉमी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जापान की इकोनॉमी कैसे मॉडर्नाइज हुई। सो हुआ क्या, जो मेजी गवर्नमेंट थी उसने सबसे पहले तो जापान की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए प्रॉपर फंड दिए, फंड रेज किया गया। फंड रेज कैसे होगा भाई, टैक्स से पैसा आता है गवर्नमेंट को। टैक्स कहाँ से आएगा भाई, एग्रीकल्चर से आएगा। खेती बाड़ी पे टैक्स लगा लगा के वही पैसा आया, उसी को फिर आगे लगाया। इन पैसों को फिर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया भाई, इंडस्ट्रीज बनाई गई, जिससे जापान की इकोनॉमी को बूस्ट मिले, जिससे जापान आगे बढ़ सके। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज। सो जापान की जो पहली रेलवे थी, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही तो आ जाएगा ना, पहली रेलवे थी जो टोक्यो को योकोहामा से कनेक्ट करती है, वो 1870 से 1872 के बीच में बनाई गई थी, और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ ट्रेन से, और सामान वगैरह भी ले जाया जाता था, इससे ट्रेड वगैरह भी बढ़ गया था, ठीक है, रेलवे के इंट्रोडक्शन से ये चीज हो गई थी। द गवर्नमेंट इंपोर्टेड टेक्सटाइल मशीनरी फ्रॉम यूरोप। सो जो मशीनरी है, जितनी भी मशीनें हैं वो यूरोप से आएंगी। एंड हायर्ड फॉरेन एक्सपर्ट्स टू ट्रेन जापानीज वर्कर्स, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जापान के अंदर लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई गई कि आप सीखो, और यूनिवर्सिटीज खोली गई, लोगों को सिखाया गया ताकि वर्क फोर्स बन सके हमारी, हम ज्यादा दूसरों पर डिपेंड ना रहें, हम अपने लोगों को सिखाएं। सो जापान के स्टूडेंट्स को बाहर भी भेजा गया, अब्रॉड, जापान से बाहर, कि जाओ कुछ सीख कर आओ, ठीक है। सपोर्ट फॉर मेजर कंपनी, जो गवर्नमेंट है अच्छी खासी सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट भी दी भाई, मित्सुबिशी, सुमिटोमो, मित्सुबिशी का नाम तो आपने सुना होगा, इसकी कार आती है। सो ऐसी कंपनियों को बहुत सब्सिडी वगैरह दी गवर्नमेंट ने, जिससे क्या होगा, ये धीरे धीरे, ये आज तो कार बना रहे हैं, एक टाइम पे ये शिप्स बिल्डर थे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खासी शिप्स बनाने लगे जब गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली इन्हें। और इससे क्या हुआ, जापान का ट्रेड अब और बढ़ेगा, जब ये खुद की शिप्स बना लेंगे, ठीक है, दूर दूर तक जाएंगे। अब इनको फॉरेन शिपिंग पे ज्यादा मतलब रिलाय नहीं करना पड़ेगा, अपने खुद के जहाज हैं पानी वाले, जब मन करे शिप्स को उठाओ और ले जाओ। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन, जापान की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ी, 35 मिलियन थी 1872 में, और 1920 तक आते आते 55 मिलियन हो गई, तो बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाएगी भाई, एकदम से जापान की पॉपुलेशन में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। और पॉपुलेशन का प्रेशर थोड़ा सा कम हो, इसके लिए हुआ क्या, गवर्नमेंट ने बोला कि माइग्रेशन टू द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होकाइडो, बोला भाई सारे नॉर्थ की तरफ चले जाओ, अब थोड़े से पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वहां पर लोग रहते थे इंडिजीनियस, वहां के आइनू कम्युनिटी के, और वहां पे होता क्या था कि भाई आइनो पीपल एज वेल एज टू ओवरसीज लोकेशंस लाइक हवाई, ब्राजील एंड जापान कॉलोनियल टेरिटरी, कुछ ये सब जगहें भी वहीं आसपास में ही आती थी। सो वहाँ के भी कुछ थोड़े बहुत इंडिजिनियस लोग रहते थे। अब इनको बोला जा रहा है कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ा होकाइडो की तरफ खिसको। होकाइडो आइलैंड कुछ ऐसा है देखने में, अगर आप इस फोटो से देख पाओ, ठीक है, लोगों को बोला गया कि वहां पहुंचो, लोग धीरे धीरे माइग्रेट करते हैं और वहां पे पहुंचते हैं। सो जापान के अंदर लोग जो हैं शहरों की तरफ ज्यादा जा रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था। 1925 तक 21% ऑफ जापान पॉपुलेशन लिव्ड इन द सिटीज, 21% जापानीज जो लोग थे वो शहरों में रह रहे थे। और 1935 तक तो भाई 32% जो लोग थे वो शहरों के अंदर आ गए थे। लोग शहरों में जा क्यों रहे थे, क्योंकि शहरों में काम मिलता है, शहरों में इंडस्ट्रीज होती हैं, तो लोगों को वहां पे जाना था। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन जापान, तो अब मैं आपको बताऊंगा जापान के अंदर कैसे ग्रोथ होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। सो इंक्रीजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, सो जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में लोग थे, पहले 7 लाख थे 1870 में, फिर 4 मिलियन हो गए 1913 में, ठीक है, 4 मिलियन आप समझ रहे हो भाई, कम से कम 40 लाख लोग, इतने लोग बढ़ गए जो काम कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का। ज्यादातर जो वर्कर्स थे वो छोटी बहुत वर्कशॉप में काम करते थे, जहां एक वर्कशॉप में 5 से भी कम एम्प्लॉयज होते थे, और मशीन्स का ज्यादा यूज नहीं होता था, वर्कर लोग बहुत ही कम मशीन और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे, ज्यादातर काम वो अपने आप से करते थे।
अब जो महिलाएं हैं उनका क्या रोल था विमेन का? तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन मॉडर्न फैक्ट्रीज वर विमेन। ज्यादातर जो काम कर रहे हैं, हाफ, मोर देन हाफ, वो लड़कियां हैं, विमेन है, महिलाएं हैं। और विमेन लेड द फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन जापान इन 1886। जापान में पहली बार जो हड़ताल हुई थी 1886 में, वो पहली बार हड़ताल ही विमेन लोगों ने ही करी थी। ठीक है, महिलाओं ने ही हड़ताल वहां पे करी थी। आफ्टर 1900 द नंबर ऑफ मेल वर्कर इंक्रीज। लेकिन 1900 का टाइम जब गुजरा तो जो मेल्स होते हैं ना वो ज्यादा हो गए। और ये क्या था कि भाई धीरे धीरे 1930 तक आते आते मेल्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, मेल्स ही मेल्स हो गए। पहले मैन्युफैक्चरिंग के काम में महिलाएं ज्यादा थी, विमेन ज्यादा थी, पर एक टाइम आया कि मेल्स ज्यादा हो गए। ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री साइज। पहले तो फैक्ट्रियां छोटी वर्कशॉप्स में होती थी, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एमर्ज होने लग गई हैं। विद ओवर 100 एम्प्लॉइज रोज फ्रॉम अराउंड 1000 इन 1909 एंड ओवर 2000 बाय 1920 एंड ओवर 4000 बाय द 1930s। तो एक फैक्ट्री में 4-4 हजार लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से फैक्ट्रियों का साइज भी समय के साथ साथ बदला है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड अर्ली प्रोटेस्ट। तो जब आपके देश में रैपिडली, एकदम स्पीड के साथ अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो होता क्या है, आपको रिसोर्सेज की भी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना तो इंडस्ट्रीज नहीं होगी ना। टिम्बर की भी जरूरत पड़ेगी आपको, और आप फॉरेस्ट कटिंग भी करोगे तो एनवायरमेंट का डैमेज भी होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे चीजें आती हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज। सो 1897 में तनाका शोजो, जो कि जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक मेंबर थे, जैसे एमपी होता है ना पार्लियामेंट, सो वैसे ही एक नेता थे तनाका शोजो। एक प्रोटेस्ट होती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के अगेंस्ट विद 800 विलेजर्स। 800 गांव वालों को लेकर ये एक प्रोटेस्ट करवाते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है। और ये जापान की पहली एनवायरमेंटल मूवमेंट है जो इन्होंने चलाई थी, और गवर्नमेंट को बोला, फोर्स डाला कि भाई इसके ऊपर कोई एक्शन लो, ये एनवायरमेंट का डैमेज हम नहीं सहेंगे। अग्रेसिव नेशनलिज्म इन जापान। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम समझेंगे नेशनलिज्म से रिलेटेड कुछ बातें। द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेड डेमोक्रेसी। अब आप अभी तक जो पढ़ रहे हो, जो एम्परर का रूल चल रहा है, मेजी गवर्नमेंट है। सो जापान मेजी कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था, उसमें होता क्या है, सिर्फ कुछ ही लोग वोट डाल सकते हैं, और इसके अलावा पार्लियामेंट बन सकता है। सो द डायट, डायट यानी कि अ टर्म बोरोड फ्रॉम जर्मनी, इन्फ्लुएंस बाय जर्मन लीगल आइडियाज विद रिस्ट्रिक्टेड पावर्स। तो होगा क्या, एक छोटा सा पार्लियामेंट बनेगा डायट नाम से। वोटिंग में भी बहुत कम लोगों को वोटिंग का राइट दिया जाएगा। ये मेजी की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है, वोटिंग का राइट देंगे पर सबको तो हम नहीं देंगे। सो इस तरीके से डायट नाम से बनाया गया, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में अच्छे से देख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली द लीडर्स बिहाइंड द मेजी रिस्टोरेशन हेल्ड ऑलमोस्ट द पावर। तो जो ये मेजी रिस्टोरेशन हुआ था, जो मेन क्रांतिकारी नेता थे उनके पास ज्यादा पावर थी। बिटवीन 1918 एंड 1931 प्राइम मिनिस्टर्स वर चोजन बाय द पीपल एंड फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे नेता चुने गए, सरकारें बनी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में। लेकिन 1931 के बाद हाउएवर ये जो इलेक्टेड लीडर्स थे लोस्ट पावर टू नेशनल यूनिटीज कैबिनेट्स। धीरे धीरे क्या हुआ कि और कुछ लोगों की डिमांड्स आई। यहाँ पे हुआ क्या कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने मिलकर क्या करा, एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बना ली अपनी, और अपने अलग ही एजेंडाज ले आए। जो लोगों को पसंद था उन चीजों को मुद्दा बनाकर ये ले आए। और हुआ क्या, इलेक्टेड वाले जो लीडर्स थे इनको इनसे हो गया खतरा। मिलिट्री इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। सो जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो क्या बोल रखा था कि जो भाई हमारा एम्परर होगा वही मिलिट्री का हेड है। सो बाय 1819 दिस मीन दैट द आर्मी एंड नेवी हैड कंट्रोल सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। होता क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस था कि जो मेजी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि मिलिट्री का हेड तो एम्परर है, लेकिन बाय 1819 इसका मतलब ये था कि आर्मी और नेवी होगी हेड कंट्रोल सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इनका कंट्रोल अलग रहेगा, ये इसमें क्लियरली बताया गया है। 1899 में इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड हो गया था कि ओनली एक्टिव मिलिट्री जनरल एंड एडमायरल्स कुड सर्व एज मिनिस्टर्स। सिर्फ और सिर्फ जो लोग एक्टिव हैं, जो कि भाई नेवी में एक्टिव हैं, जो मिलिट्री में एक्टिव हैं, वही मिनिस्टर बन सकते हैं।
विच गिव द मिलिट्री मोर पावर इन द गवर्नमेंट। पीछे भी यही हो रहा था कि भाई मिलिट्री खुलकर नहीं आ रही थी, पर थोड़ा बहुत झलक दिखी कि भाई मिलिट्री का इन्फ्लुएंस होगा आने वाले समय में। तो डिसाइड ही हो गया 1899 में कि भाई मिनिस्टर बनी वो सकता है जो मिलिट्री में रहा हो, ठीक है। तो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड फियर ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो जापान ने जैसे धीरे धीरे अपने एम्पायर को आगे बढ़ाया, जापान जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो बहुत लोगों को ये चीज फील हुई कि जापान को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की जरूरत है, ठीक है, ताकि अपने को वो वेस्टर्न कंट्रीज से प्रोटेक्ट कर पाए। बहुत ज्यादा हाई जरूरत है कि हाँ भाई वहां से उसको सपोर्ट जो है मिलिट्री की मिले, तभी वो आगे कुछ होगा। तो इस तरीके से मिलिट्री का इन्फ्लुएंस आया निकल कर। पहले मिलिट्री का रोल उतना नहीं हो रहा था, अब मिलिट्री के हाथ में देने की हाथ में बात आ रही है कि सारी पावर दे दो इन्हीं को, बाहर से ये ना हो कभी कोई अटैक कर दे और राजा हमारा कुछ कर ना पाए। सो अब होगा क्या, अगर आपने ये फैक्ट दे दिया ना कि बाहर से बचाना है, तो अब तो आप किसी को भी चुप करवा सकते हो। कोई भी बोलेगा ना अगर आके आपको कि मिलिट्री क्यों इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रही है, तो बोल देंगे भाई जापान पे खतरा है, जापान को हमें उसका एक्सपेंशन करना है, तो मिलिट्री ही कर सकती है भाई, आम आदमी के तो बस की है नहीं। सो ये इन्होंने क्या करा, सिंपल सा ये एक फैक्ट दे दिया कि भाई इस वजह से मिलिट्री का रूल होना चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन इन जापान। अब और कुछ पढ़ेंगे हम जापान के बारे में और आगे बढ़ेंगे अब हम। डिफरेंट व्यूज ऑन जापान रोल इन द वर्ल्ड। So Japanese intellectuals had varying ideas about how Japan should relate to the rest of the world. तो बाहर की दुनिया से कैसे रिलेशन होने चाहिए, ये जापान के लोगों के अलग अलग इस पे व्यूज थे। कोई कहता था ऐसे रखो, कोई कहता था वैसे रखो। कुछ का मानना था कि यूएसए और यूरोपियन, ठीक है, होता क्या है, यूएसए एंड यूरोप रिप्रेजेंटेड द पीक ऑफ सिविलाइजेशन एंड दैट जापान शुड एम टू बी लाइक देम। कईयों ने तो भाई यूएसए जापान मतलब यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज को आइडियल बना दिया अपना कि हाँ भाई इसको देखो, और यही हमें सिविलाइजेशन जैसी इनकी है ना ये सबसे पीक है, अगर हम इनकी तरह हो गए तो समझ लो हमने अपना मॉडर्नाइजेशन कर लिया। सो इन्हीं को इन्होंने अपना मॉडल बना लिया कि भाई देखो वेस्टर्न वाले लोग कितने अच्छे हैं, वेस्टर्न साइड वाले लोग सब कुछ बहुत एकदम सिविलाइज्ड है ना, पीक पे। फुकुजावा यूकिचीज व्यू। अब एक यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर आते हैं, बहुत बड़े थिंकर हैं फुकुजावा यूकिची। मेजी पीरियड के टाइम पे वो मानते थे कि जापान शुड एक्सपेल एशिया, मीनिंग जापान शुड लीव बिहाइंड इट्स एशियन ट्रेड्स एंड अडॉप्ट वेस्टर्न वेज टू बिकम मोर लाइक वेस्ट। इन्होंने पता है क्या बोला कि देखो भाई एशिया के ट्रेडिशंस को छोड़ दो, एशियाई तरीके से रहना छोड़ दो, थोड़ा मॉडर्न बनना है तो वेस्टर्न होना पड़ेगा, वेस्टर्न तरीकों तौर तरीकों को आप अडॉप्ट करो। ये फुकुजावा का विचार था। शिफ्ट टुवर्ड जैपनीज प्राइड। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ थिंकर्स क्वेश्चन कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन। आगे आने वाले टाइम पे जो नए थिंकर आए उन्होंने बोला क्या हम कंप्लीटली वेस्टर्न हो जाएं, पूरा ही वेस्टर्नाइजेशन कर ले, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड फेल्ट जापान शुड बिल्ड इट्स प्राइड ऑन इट्स ओन वैल्यूज। इनका ये नए वाले थिंकर्स का मानना था भाई सीधा कॉपी पेस्ट मत करो वेस्टर्न आइडियाज को, जापान को कुछ अपना नया करना चाहिए, ठीक है, अपनी खुद की एक गर्व होता है, प्राइड होती है, खुद का काम करो। फिलोसफर है मियाके सेत्सुरई, वो कहते हैं एवरी नेशन शुड डेवलप इट्स ओन यूनिक टैलेंट टू कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इन्होंने भी यही बात बोली कि भाई अपना खुद का टैलेंट है ना उसको डेवलप करो, अपने खुद के अंदर की चीज को डेवलप करो, आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ क्यों जा रहे हो, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो थे वर ड्रॉन टू वेस्टर्न आइडियाल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पर्सनल फ्रीडम। कुछ लोगों को अच्छा लगता था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत लिबरल हैं, ज्यादा फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। सो बिलीविंग जापान शुड बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज रेदर देन मिलिट्री पावर। तो कुछ लोगों का मानना था मिलिट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए, जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है ना कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रीडम है, लिबरलाइजेशन है वहां पे, तो ऐसा ही जापान में होना चाहिए, कुछ लोगों का ये भी मानना था। योकी इमोरी एक लीडर थे इन द पॉपुलर राइट मूवमेंट, supported constitutional government and admired the ideas from the French Revolution including the natural rights of individuals and popular sovereignty। so यूके एमरोई, ठीक है, एमोरी नाम से एक आदमी है, ये एक थिंकर है। इन्होंने अब एक बात बोली है, ये कह रहे हैं मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा है और एक चीज समझ आई है हमारे कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं,
जीने का अधिकार है, शेल्टर का राइट है आपको, ठीक है, अपना काम करने का अधिकार है। सो इन्होंने बोला कि हमारी जो सरकार है वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे और लोगों को कुछ बेसिक फ्रीडम और कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। पुश फॉर विमेन्स राइट्स एंड डेमोक्रेसी, सम इवन एडवोकेटेड फॉर वोटिंग राइट्स फॉर विमेन। कुछ कुछ ने तो बोला कि देखो भाई, विमेन को भी वोटिंग राइट दे दो। मैंने क्या बोला था अभी आपको, वोटिंग का राइट हर किसी को नहीं मिला इतना इजीली जैसा इंडिया में मिल गया, लोगों ने बहुत अच्छा खासा स्ट्रगल किया है। चेंज इन डेली लाइफ इन मॉडर्न जापान, अब जब मॉडर्नाइजेशन हो ही रहा है तो बदलाव क्या क्या आएगा वो समझ लेते हैं। शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू न्यूक्लियर फैमिली, पहले क्या होता था, जापान के फैमिलियों के अंदर एक पैट्रियार्कल सिस्टम चलता था जहां पे घर का मुखिया होता था एक आदमी, जहां मल्टीपल जनरेशन के लोग एक साथ जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे और उनका एक घर का फैमिली का हेड होता था। ये ट्रेडिशनल फैमिली थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के पास पैसा आया, वेस्टर्न हो गए लोग थोड़ा सा, तो वो न्यूक्लियर फैमिली के मॉडल पर आ गए। यानी कि एक बस पति होगा, पत्नी है और उसके बच्चे हैं, ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं होगी। इसको जापान में जापान के अंदर होमू कहा जाता है, यानी कि होम विद द ओनली द हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, सिर्फ ये तीन होंगे, बीवी बच्चे और बस पति, और कोई नहीं होगा। ये है न्यूक्लियर फैमिली। पहले क्या था, ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज। डिमांड फॉर न्यू गुड्स एंड हाउसिंग, सो न्यूक्लियर फैमिली का जो लाइफस्टाइल है उससे क्या हुआ, नए तरीके के घर का सामान और एंटरटेनमेंट की चीजें और मॉडर्न हाउसिंग की नीड निकल कर आती है। क्या था इसमें, 1920s में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो थी उन्होंने कहा भाई हम अफोर्डेबल घर बनाकर देंगे, आप डाउन पेमेंट दो 200 येन की जो वहां की करेंसी है, ठीक है, और मंथली पेमेंट ईएमआई दो, ठीक है, 10 साल तक, अगले कितना देना है, 12 येन, ठीक है, अगले 10 साल तक 12 येन देते रहो और आपका घर हो जाएगा। और एट दिस टाइम अ बैंक एम्प्लॉय, जो कि अच्छी जॉब होती है, वो लगभग 40 येन पर मंथ कमाता था। सो मेकिंग दिस हाउस एक्सेसिबल फॉर मैनी मिडिल क्लास फैमिलीज। सो ये ज़्यादा नहीं है, इतनी किस्त तो हर कोई दे ही सकता है। सो कई कंपनियों ने ऐसे ऑफर निकाले थे कि भाई आप ऐसे ऐसे कर लो तो आपको ईएमआई पे भी घर मिल जाएगा अपना, ठीक है। ओवरकमिंग मॉडर्निटी इन जापान, स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म एंड वॉर एफर्ट्स। सो 1930s में और 1940s में जापान का जो नेशनलिज्म है बहुत इंटेंस था, क्योंकि धीरे धीरे चाइना और एशिया के अदर पार्ट्स तक ये एक्सटेंड हो गया था और वर्ल्ड वॉर 2 भी चली रही थी जब जापान का अटैक होता है यूएसए के ऊपर एट दी पर्ल हार्बर। आपको पता होना चाहिए, जापान एक टाइम पे ऐसा हो रखा था, वो सोच रहा था मैं किसी को भी हरा दूंगा, ठीक है, जापान था फुल मोड में, किसी को भी हरा दूंगा भाई, मेरे को किसी से भी लड़वा लो। इस टाइम पे क्या हुआ, जापान की सरकार ने क्या करा, सोसाइटी पे थोड़ा कंट्रोल अपना बढ़ाया और किया क्या, जो भी लोग वॉर के अगेंस्ट थे उनको जेल में डलवा दिया। बोला जो हम कर रहे हैं करने दो, ज्यादा सवाल मत उठाओ, जापान को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ज्यादा बोलोगे तो जेल में जाओगे। 1943 ओवरकमिंग मॉडर्निटी डिबेट, जापान के इंटेलेक्चुअल्स ने एक डिस्कशन किया जिसको ओवरकमिंग मॉडर्निटी कहा जाता है, टू टॉक अबाउट हाउ जापान कुड स्टे मॉडर्न बट रेजिस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट। इस डिबेट में कहा गया कि जापान को आप मॉडर्न कैसे कर सकते हो, ज्यादा वेस्टर्न भी ना हो और अपना एक मॉडर्न भी हो जाए, तो ये क्या पॉसिबल है, ये बात आई। सो एक म्यूजिशियन है मोरोई सबूरो करके, वो चाहते थे कि जापान का म्यूजिक जो है ना वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। तो बहुत डीप सोचते थे वो चाहते हैं कि जापान का म्यूजिक बिल्कुल भी वेस्टर्न म्यूजिक से कंपेयर मत करो, हमारा कल्चर बहुत रिच है, हम बहुत आगे के लोग हैं, वेस्टर्न वालों का कोई कल्चर नहीं है, सब मिली जुली सरकार है, आप अपने कल्चर को प्रमोट करो। जापान री एमरजेंस एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर आफ्टर डिफीट, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जापान बुरी तरीके से हारा था। अब हुआ क्या था आगे देखो, जापान लगातार एफर्ट कर रहा था, अपने को बढ़ाना चाहता था वो वर्ल्ड वॉर 2 में। यूएस ने सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब भाई उसके ऊपर फेंक दिया, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने सुना होगा। और कुछ लोग मानते हैं कि भाई अमेरिका को जल्दी वॉर खत्म करनी थी, तो कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये बेमतलब था, अननेसेसरी था। लेकिन जो भी हुआ जापान के लिए तो बुरा ही हुआ ना,
कि भाई हाँ इनका ये सब कुछ खत्म हो गया एक झटके में। इतना बड़ा धमाका आज तक न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ भाई किसी के ऊपर। ये हिरोशिमा नागासाकी वाला सीन बहुत खतरनाक था। ठीक है, बहुत लोग तो भाप बन के उड़ गए, क्या बोले अब इस पे। सो हुआ क्या, ड्यूरिंग द यूएस लेड ऑक्यूपेशन जापान वाज डीमिलिटराइज्ड, इसकी पूरी मिलिट्री को कैप्चर कर लिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अमेरिका ने अपनी देखरेख में बनाया इसकी मिलिट्री को कैप्चर करके। आर्टिकल 9 उसमें रखा जिसको कहा गया नो वॉर का क्लोज। ये अमेरिका ने खुद बनवाया इनका, बोला भाई बिल्कुल लड़ाई मत लड़ना, हम साथ खड़े रहेंगे। अरे ये तो देखो भाई, खुद ही न्यूक्लियर फेंका, खुद उस पर कब्जा करके अब कह रहे हो वो तुम्हारा आर्टिकल 9 हम बना के दे रहे हैं, कभी लड़ाई मत करना किसी से। देख रहे हो। सो पहली बार इलेक्शंस हुए 1946 में, और विमेन को भी बोला गया जाओ वोट करो, तुम भी वोट कर सकते हो, ठीक है, नहीं रोका जाएगा तुमको। इकोनॉमिक मिरेकल एंड डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, तो जापान की इकोनॉमी दोबारा से रिबिल्ट होती है, बहुत अच्छी स्पीड से होती है, जिसको पोस्ट वॉर मिरेकल कहा जाता है। जापान इतना तबाह हो गया था उसके बाद भी आज बहुत आगे है ना ट्रेड वगैरह में। सो 1964 में टोक्यो में ओलंपिक भी हुए और जापान फिर से ग्लोबल पावर बन गया। और हाई स्पीड शिंकासेन बुलेट ट्रेन जापान ने बनाई, ऐसी ऐसी आज इंडिया को भी जापान दे रहा है। भाई इतना आगे चला गया, इतना हर घर में उनके एक इंजीनियर बैठा है यार, इंडस्ट्रीज इतनी खुली हुई हैं, तो ये सब क्या है। जापान आगे बढ़ गया ना, वॉर के बाद भी वो आगे बढ़ा है ना। लेकिन आज जापान के सामने क्या है कि भाई बहुत आगे है, वो एडवांस है, लीडिंग पावर भी है। कुछ नए चैलेंजेस हैं, जैसे मेंटेन रखना अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को, क्योंकि उसके जैसे और कई देश हैं जो उसको लगातार पीछे कर देते हैं और जापान नीचे चला जाता है और नए नए देश उससे आगे निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जापान का पूरा इतिहास था जो हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, अब हम अपने अगले हाफ पे चलेंगे और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब किसी दूसरे देश के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होगा चाइना का। जापान के बारे में आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चाइना की हिस्ट्री अब हम पढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे एट द एंड किस तरीके से वो मॉडर्नाइज हुआ। 3 ग्रुप्स इन चाइनीज डिबेट्स, तो देखो इसमें क्या क्या बताया जाता है आपको। अर्ली रिफॉर्मर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम हैं, कांग यूवेई एंड लियांग किचाओ। व्हाट दे ट्राइड टू डू, इन्होंने क्या करने की कोशिश करी है। दे वांटेड टू टेक ओल्ड चाइनीज आइडियाज like Confucianism and give them new meaning so that China could deal with modern Western problems। हुआ क्या, कुछ ऐसे लोग आए, कुछ रिफॉर्मर्स, वो चाहते थे कि जो पुराने आइडियाज हैं उनको कुछ नया अपडेट करके लाएं जिससे कि हम थोड़ा सा मॉडर्न टाइम की प्रॉब्लम से डील कर सकें। तो उनका गोल एक ही था, चाइना को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना और बाहर से बचाना, जो भी चाइना के रिफॉर्मर्स हुए हैं। ठीक है, अब आगे आपको मैं बताऊंगा रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज। कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे सन यात सेन, जो पहले प्रेसिडेंट हैं चाइनीज रिपब्लिक के। ठीक है, चाइनीज रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट हैं सन यात सेन। वो क्या चाहते थे, सन यात सेन लर्न फ्रॉम जापान एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। इन्होंने जापान से बहुत कुछ सीखा और वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेसी से बहुत कुछ सीखा। वो मानते हैं कि चाइना शुड एंड द ओल्ड मोनार्की, ये चाहते थे कि मोनार्की वाला सिस्टम, राजा महाराजा वाला खत्म हो और चाइना एक रिपब्लिक बने, अ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल। ठीक है, उनका गोल क्या था, टू बिल्ड अ मॉडर्न एंड फेयर कंट्री, एक मॉडर्न एक नया देश, फेयर देश बनाना, वेयर चाइना कंट्रोल इट्स ओन डिसीजंस, और सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, चाइना खुद पे कंट्रोल रखेगा। ठीक है, अब ये लोग हैं, ठीक है, जो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, हर किसी का अपना अपना एक विचार है। अब कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पे चाइना की, जिसको आप सीसीपी भी कहते हो। तो इसका क्या है, 1921 में ये बनी थी। ये चाहती थी जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है चाइना में, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसको दूर करना। इनका मेन गोल था कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना। यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन कंट्रोल नहीं होगा, चाइना सब कुछ अपने देश के अंदर बनाएगा, चाइना बिल्कुल अपना प्रोडक्शन खुद बढ़ाएगा और फ्री ट्रेड वगैरह नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा, लिबरल आइडियाज़ को ज़्यादा सुना नहीं जाएगा, जो भी होगा सेंसरशिप के साथ होगा, गवर्नमेंट की नज़र में होगा। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का क्लियरली एक वो था मानना। तो इसी तरीके से ये चाइना का टॉपिक स्टार्ट होता है कि इतने अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग हैं वहाँ पे। हुआ क्या, 16 से 17 सेंचुरी की अगर हम बात करें
तो वेस्टर्न जेसुइट मिशनरीज जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते हैं वो चाइना में आए और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ाना शुरू किया। उनका स्मॉल इम्पैक्ट था शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, दे बिगेन द फर्स्ट रियल एक्सचेंज बिटवीन चाइना एंड द वेस्ट। हुआ क्या, 19th सेंचुरी के अंदर पहला ओपियम वॉर हुआ 1839 से 42। और ये जो वॉर था इसमें क्या हुआ, चाइना हार गया। किससे हार गया, बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन वालों ने इनको हरा दिया। और जैसे ही हारा, चाइना हैड टू साइन अनइक्वल ट्रीटीज गिविंग अप हांगकांग एंड ओपनिंग पोर्ट्स फॉर ब्रिटिश ट्रेड। अब इन्होंने हरा दिया तो भाई अपने पोर्ट भी खोलने पड़ेंगे इनको, और हांगकांग भी इनके हाथ से चला गया। और इससे क्या हुआ, जो उस टाइम की किंग डायनेस्टी थी वो हो गई वीक। और ये दिखाता है कि भाई वेस्टर्न पावर कितने पावरफुल थे, जो यूरोपियन लोग थे, इन्होंने सीधा सीधा हरा दिया चाइना को। अब किंग डायनेस्टी की बातें कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना। कुछ लीडर्स हैं जैसे कांग यूवी एंड लियांग क्विचाओ, ये समझते थे कि किंग गवर्नमेंट जो है हैड टू चेंज इफ इट वांटेड टू सर्वाइव। अगर ये सरकार को सरवाइव करना है तो इसको बदलाव करना पड़ेगा। जो रिफॉर्म्स की बात आई उसमें क्या सजेशंस निकल कर आए कि क्रिएट मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम टू रन द कंट्री बेटर। पुराने जमाने वाला सिस्टम खत्म करो, कुछ मॉडर्न लाओ, कुछ नया लाओ जो लोगों को अच्छा लगे। और एक मॉडर्न आर्मी बनानी है ताकि चाइना को प्रोटेक्ट किया जा सके। और एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना है ताकि हम बच्चों को मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। और चाइना के अंदर लोकल असेंबलीज भी बनानी पड़ेंगी ताकि धीरे धीरे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बने, लोगों को भी हम डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करें। ये रिफॉर्म्स की बात आई। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चाइना को भाई कॉलोनाइजेशन से बचाना है, वेस्टर्न पावर से बचाना है, चाइना को थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा मॉडर्न करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन कभी पॉजिटिव नहीं होता, मोस्टली केसेस में नेगेटिव ही रहा है। पोलैंड की बात करें एग्जाम्पल देके, तो इन द 18th सेंचुरी पोलैंड वॉज डिवाइडेड बाय अदर कंट्रीज एंड कंप्लीटली लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस। पोलैंड को ही बाकी कंट्रीज ने आके मतलब इस पे इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस बना लिया कि इसी को तोड़ दिया। चाइना के लिए बहुत बड़ी वार्निंग थी कि भाई एक देश को अगर आप चाहो तो पूरा मिटा सकते हो, अगर वो वीक है बाहर वाला आके तोड़ देगा। तो बाय द लेट 1800s द फ्रेज टू पोलैंड्स अस मीन द फियर ऑफ लॉसिंग देयर ओन कंट्री। यानी कि जैसे पोलैंड को ही खो दिया वैसा वो कहते हैं आपके साथ भी हो सकता है। इंडिया की बात करूं, लियांग किचाओ ने देखा कि इंडिया भी एक हमारे लिए एक वार्निंग का एग्जाम्पल है कि इंडिया को पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया। और ही ऑल्सो क्रिटिसाइज हाउ इंडियंस अलाउड दिस टू हैपन, कि इंडियंस ने ऐसा होने क्यों दिया। और ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स का ही यूज किया भाई, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट चाइना। सो हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये जो इंपीरियल पावर है ये बहुत शातिर लोग हैं। ओपियम ट्रेड की बात करें, चाइनाज टी, सिल्क एंड पोर्सिलेन, ये तीन चीजें हैं जो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है। लेकिन चाइना डिड नॉट वांट वेस्टर्न गुड्स, चाइना को बाहर का सामान नहीं चाहिए था। सो बाहर के देश जब भी ट्रेड करते थे तो वो चाइना को बदले में सिल्वर देते थे, तो एक ट्रेड इम्बैलेंस रहता था। अब ब्रिटिशर्स ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ओपियम क्या किया कि जो इंडिया में उगाया और चाइना में उसको बेचा। हुआ क्या, द चाइनीज पेड फॉर दिस ओपियम इन सिल्वर। अब चाइना वाले जब ओपियम खरीदेंगे तो वो सिल्वर देंगे बदले में। सो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसी सिल्वर को यूज किया फिर चाइनीज सामान खरीदने में, और फिर उस सामान को वो ले गए। दिमाग देख रहे हो, जो ओपियम का ट्रेड है कोज्ड मास एडिक्शन इन चाइना, इसका नशा होता है ओपियम का, और इतना एडिक्ट हो गए वहां के लोग, और इससे सोशल प्रॉब्लम्स बहुत आई। सो इससे ओपियम वॉर छिड़ गई चाइना और ब्रिटेन के बीच में कि भाई ब्रिटेन वालों ने ऐसा क्या नशा दे दिया कि यहाँ की यूथ तो पागल ही हो गई। ठीक है, ओपियम एक मतलब इंटॉक्सिकेंट है, सबसिस्ट मतलब ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि नहीं लेना। क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग, नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। कन्फ्यूशियनिज्म, सो कन्फ्यूशियनिज्म क्या है, इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस।
ये कौन है? एक बहुत बड़े थिंकर है चाइना के। इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स दी हैं बहुत कीमती हैं। ये लोगों को बताते हैं कि वेल बिहेव करो, सबसे वाइज रहो, और एक सोसाइटी में सबसे अपने रिश्ते अच्छे रखो, सोसाइटी अच्छी रखो। प्रॉब्लम क्या है? कन्फ्यूशियनिज्म हेल्प्ड शेप चाइनाज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। बट बाद में लोगों को लगा कि ये जो कन्फ्यूशनिज्म है ये बहुत पुराना है, पुराना तौर तरीका है, और चाइना मॉडर्न नहीं हो पा रहा है इसी के कारण। सो थिंकर्स ने क्या सोचा कि मैनी चाइनीज थिंकर्स सेड दैट चाइना नीडेड टू मूव बियॉन्ड कन्फ्यूशियस आइडियाज। चाइना को अगर आगे बढ़ना है तो ये कन्फ्यूशनिज्म से आइडियाज से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। सो ये कन्फ्यूशियस है, बहुत बड़े थिंकर हैं। चाइना को बहुत सालों तक इनकी टीचिंग्स ने गाइड किया है, चाइना इनके अकॉर्डिंग चला है। ठीक है भाई। अडॉप्टिंग मॉडर्न आइडियाज, ये हमारा अगला टॉपिक है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स। चाइना ने स्टूडेंट्स को जापान भेजा, ब्रिटेन भेजा, फ्रांस भेजा, ताकि वो वहां पे सीखें मॉडर्न साइंस, वो वहां पे सीखें टेक्नोलॉजी, वो गवर्नमेंट के सिस्टम्स को समझें। In the 1890s, जापान became the most popular place for Chinese students. जापान में बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स आए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जापान आगे बढ़ रहा था, इस वजह से वहां पे बच्चों को भेजा चाइना ने। बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स जो जापान में थे वो जब आए तो वो थोड़े रिफॉर्मर बन के आए, उन्होंने कुछ सीखा ना जापान में रह के, तो अब वो चाहते थे हमारा चाइना भी वैसा बने जो जापान में वो देख के आ रहे हैं। बोरोविंग फ्रॉम जापान, तो चाइना और जापान में लगभग राइटिंग का सिस्टम सेम ही है। सो चाइनीज रिफॉर्मर्स यूज जापानीज ट्रांसलेशंस ऑफ यूरोपियन आइडियाज, जैसे जस्टिस है, राइट है, रेवोल्यूशन है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, इसको ट्रांसलेट किया गया। और हुआ क्या? एबोलिशिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम 1905। चाइना ने अपना पुराना तौर तरीका बदल दिया एग्जाम लेने का, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का, जो कि पूरा बेस्ड होता था कन्फ्यूशियस की पूरी आइडियोलॉजी पे, और जो कई सौ सालों तक चलता आ रहा था। और ये एग्जाम खत्म करना एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अब चाइना पुराने ट्रेडिशंस को छोड़कर थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहता था, तभी उसने ये खत्म किया। एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक। अब चाइनीज रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? देखो भाई, जो किंग डायनेस्टी थी 1911 में ही उसको हटा दिया गया था, एंड अ रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर सन यात सेन। सन यात सेन ने इस रिपब्लिक को बनाने में बहुत बड़ा काम किया था, जिनको कहा जाता है मॉडर्न चाइना का फाउंडर। सन यात सेन आए और उन्होंने पुराना वाला सिस्टम हटवाया। अगर बैकग्राउंड बताऊं सन यात सेन का, वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, और एक एजुकेटेड मिशन, मतलब जो उनकी पढ़ाई थी वो एक मिशनरी स्कूल में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने थोड़ी क्रिश्चियनिटी की बातें सीखी, थोड़ी डेमोक्रेसी की बातें सीखी थी, मेडिसिन भी इन्होंने पढ़ी थी। और ये चाइना के फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंशन वाले थे, मतलब इनको लगता था चाइना में कुछ तो बदलाव करना है। सन यात सेन ने अपनी तीन बातें बताई थी, तीन प्रिंसिपल्स बताए थे, सन मिन चुई। ये तीन बातें आपको मैं बताता हूँ, तीनों का मतलब क्या होता है अच्छे से समझना। देखो भाई, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखो भाई, मांचू डायनेस्टी को ये पूरा हटाकर, जो कि मतलब वांटेड टू रिमूव द मांचू डायनेस्टी विच मैनी चाइनीज सो एज फॉरेन, कि भाई वो चाहते हैं कि बाहर के कोई भी पावर चाइना को रूल ना करे। नेशनलिज्म मींस चाइनीज ही चाइना को रूल करे। डेमोक्रेसी यानी कि चाइना में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लोग उनको चुने। सोशलिज्म यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह पे और जमीन वगैरह पे ये पूरा कंट्रोल स्टेट का हो, रिच और पुअर का गैप ना हो। ठीक है। अब क्या है, मे 4th मूवमेंट 1919, इसको समझते हैं कि ये क्या था। तो ये भी एक आंदोलन है, ये भी एक मूवमेंट है, और 1919 में है। तो देखो हुआ क्या था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक बहुत बड़ी पीस मीटिंग हुई थी टू डिसाइड व्हाट वुड हैपन टू डिफरेंट कंट्रीज, क्या होगा। सो चाइना वाज ऑन द विनिंग साइड, चाइना जीतने वाली साइड था, बट स्टिल डिड नॉट गेट बैक द टेरिटरीज दैट फॉरेन कंट्रीज हैड टेकन फ्रॉम इट। वॉर खत्म हो गई, पीसफुल बातें भी हो गई, पर जो चाइना की टेरिटरी गई वो इसको वापस नहीं मिली। तो चाइना के लोग हो गए गुस्सा। हुआ क्या, सिचुएशन ऐसी बिगड़ गई, प्रोटेस्ट होने लगी, स्टूडेंट लोग अपने आवाज उठाने लगे। धीरे धीरे एक नेशनल मूवमेंट बन गया कि भाई चाइना के अंदर बदलाव लाओ, और बोला चाइना थोड़ा मॉडर्न साइंस की तरफ जाए, डेमोक्रेसी की तरफ जाए, नेशनलिज्म की तरफ जाए, अपने देश से लोग प्यार करें। ये लोगों को जब लगा ना हमारे साथ धोखा हुआ है, तब लोग जागे। सो हुआ क्या, रिफॉर्म्स की बातें आई कि सबसे पहले सिंप्लीफाइंग द रिटन लैंग्वेज। चाइना का राइटिंग सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है, रिफॉर्मर्स चाहते थे इस राइटिंग सिस्टम को सिंपल बनाओ,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाइनीज को पढ़ सकें और चाइनीज को लिख सकें। एंडिंग आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, वो चाहते थे कि हार्मफुल जो ट्रेडिशंस है जैसे फुट बाइंडिंग है विच हर्ट विमेन, कि भाई पैरों को बांधना और ऐसे फुट बाइंडिंग जैसी जो ट्रेडिशंस है पुराने बहुत बेकार है, ये नहीं होने चाहिए। एंड दे ऑल्सो अपोज द ओल्ड आइडिया दैट वीमेन मस्ट ऑलवेज बी बिलो मैन। होता क्या था कि कुछ आउटडेटेड प्रैक्टिसेस थी, लड़कियों को माना जाता था बहुत नीचे के दर्जे का, वो खत्म हो, ऐसा ना हो। विमेन राइट्स दिए जाएं, इक्वल मैरिज लॉज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को भी भाई रिस्पेक्ट मिले और उनको वो राइट्स मिले। रिड्यूसिंग पॉवर्टी थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गरीबी हटानी है तो चाइना को चाहिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हो, जॉब्स मिले लोगों को, डेवलपमेंट करे चाइना अपना, इससे गरीबी हटेगी और जो चाइना है वो स्ट्रांग होगा। तो ये कुछ ऐसे सजेशंस आए निकल कर। राइज ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, अब पॉलिटिकल फोर्सेस क्या है इसको समझो। गुओमिंडांग नेशनल पीपल्स पार्टी, हुआ क्या, सन यात सेन के आइडियाज थे ना नेशनलिज्म सोशलिज्म। सो जब सन यात सेन की डेथ हो गई तो उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने उनके पॉलिटिकल बिलीफ्स को जिंदा रखा और बोला चार जरूरतें हैं हमारी, कपड़ा, खाना, घर और ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिक चीजें हैं जो चाइना के अंदर चाहिए ताकि चाइना इंप्रूव रहे, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा लीडरशिप पास टू चियांग काइशेक। सो जब सन यात सेन की डेथ हो गई तो चियांग काइशेक जो है वो नए लीडर बने नेशनलिस्ट पार्टी के। चियांग ने क्या करा, मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और इसके अलावा लोकल रूलर्स जो होते थे पावरफुल वाले उनको हराया, और इन्होंने कम्युनिस्ट फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो बनाना चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ये चाहते थे कि कोई कम्युनिस्ट वगैरह वाला ना रहे। प्रमोटेड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सोसाइटी, और जो चियांग है वो सपोर्ट करते हैं एक मॉडर्न वर्जन ऑफ कन्फ्यूशनिज्म, यानी कि कन्फ्यूशियनिज्म का एक मॉडर्न वर्जन हो जहां डिसिप्लिन के साथ हर कोई रहे, ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, मिलिट्री की ट्रेनिंग भी हो, तभी सोसाइटी स्ट्रांग होगी। विमेन के बारे में वो क्या सोचते थे, जो चियांग नए लीडर हैं उनकी सरकार ने बोला कि हाँ भाई मेनली आप घर का काम करो, स्ट्रिक्ट रूल बनाए उनके बिहेवियर को लेकर, कपड़े कैसे पहनने हैं इसको लेकर। तो ये थोड़े से भाई आप कह सकते हो ओल्ड फैशन इनका दिमाग है जो भी चल रहा है अभी यहाँ पे सन यात सेन के बाद जो अगला लीडर आया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है सीसीपी, अब वो एक इनकी राइवल फोर्स है। ये कह रहे हैं कि भाई किसानों के राइट्स के लिए, गरीबों के राइट्स के लिए, सोशल इनइक्वालिटीज के लिए हम आवाज उठाएंगे, जिसको गियो मिंडांग इग्नोर कर रहा है जो वो दूसरे वाले की पार्टी है चियांग वाले की। ठीक है, अब इन दोनों में हो रहा है क्लैश। इंडस्ट्रियल एंड अर्बन ग्रोथ, तो अब इसको समझेंगे हम। अर्बन सेंटर्स जैसे शंघाई है बिकेम हब ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल ग्रोथ, शंघाई में अच्छे खासी इंडस्ट्रीज लगाई गई। 1990 तक इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अप्रोक्सीमेटली लगभग 5 लाख लोग वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं थोड़े बहुत लोग काम कर रहे थे शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री में, जो ज्यादा बड़ा काम उस टाइम पे नहीं था, छोटा सा ही काम था, और लेकिन वहां पर भी लोग लगे हुए हैं शिप बिल्डिंग के काम वगैरह में। ज्यादातर जो अर्बन वर्कर्स थे इंक्लूडिंग विमेन वर पिटी ट्रेडर्स, ठीक है, शॉपकीपर्स एंड लेबरर्स इन पुअर कंडीशन, छोटे मोटे व्यापारी थे, ठीक है, दुकानदार थे, और काम इनको बहुत घंटों तक करना पड़ता था, दिहाड़ी कम मिलती थी, एनवायरमेंट बहुत ही बेकार होता था। सो ऐसे में क्या हुआ कि धीरे धीरे डिस्कशन होने लगे कि भाई हाँ अब इनके साथ क्या होना चाहिए, विमेन जो इतना मेहनत कर रही है क्या वो सिर्फ फैमिली तक ही रहे क्या। कल्चरल एंड सोशल चेंजेस, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, न्यू स्कूल न्यू यूनिवर्सिटीज वर क्रिएटेड, नए स्कूल कॉलेज खुले। पेकिंग यूनिवर्सिटी 1902 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या है मॉडर्न आइडियाज चाइना में स्प्रेड होंगे इस यूनिवर्सिटी के खुलने से। जर्नलिज्म की ग्रोथ हुई, न्यू मैगजीन न्यूज़पेपर्स दिखने लगे चाइना में। एक बहुत फेमस मैगजीन है लाइफ वीकली जिसके एडिटर थे जाओ ताओफेन। इन्होंने चाइनीज रीडर्स, इट इंट्रोड्यूस चाइनीज रीडर्स टू वर्ल्ड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड केमल अतातुर्क। इन्होंने क्या करा, जो नई मैगजीन्स आई उसमें बताया गया कि चाइना के लोगों को भाई बाहर के भी कुछ थिंकर्स हैं आप इनको पढ़ो, महात्मा गांधी को पढ़ो। सो ये मैगजीन बहुत पॉपुलर हो गई। 1926 में इसकी 2000 कॉपियां बिकी और लगभग 2 लाख कॉपियां बिकी 1933 में, जो बहुत बड़ा नंबर है। लोग इंटरेस्टेड थे बहुत ज़्यादा नए नए ग्लोबल आइडियाज़ को समझने में, नए नए आइडियाज़ को पढ़ने में, रीडिंग में लोगों का इंटरेस्ट था। फेलियर्स ऑफ द गुओमिंडांग, अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के राइवल्स हैं गुओमिंडांग, इनके कुछ फेलियर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला है नैरो सोशल बेस। ये गवर्नमेंट सिर्फ सिटीज पे फोकस कर रही है, जो गांव के किसान हैं, जो ज्यादातर मेजोरिटी में, उनको इग्नोर किया जा रहा है, लोगों को लेफ्ट आउट फील हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट सनयात सेन के आइडियाज को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रही है कि बड़े बड़े भाई लैंड को, बिजनेसमैन को कंट्रोल करें। नो, सिर्फ और सिर्फ रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा था, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, जिससे लोग खुश नहीं थे, लोग बहुत गुस्से में थे। और क्या हुआ, फोकस ऑन मिलिट्री कंट्रोल। भाई लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो नहीं रही है, गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर कंट्रोल करने में है। तो लोगों को तो लगेगा ना, हमारा काम तो हो नहीं रहा, हमें तो इग्नोर मारा जा रहा है और सिर्फ मिलिट्री पे कंट्रोल बनाया जा रहा है। द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब थोड़ा सा हम इनका रोल समझते हैं, अब क्या होगा। जापान इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट 1937। तो जो गुओमिंडांग है, रिट्रीटेड ड्यूरिंग द जापानीज इन्वेजन, लीविंग चाइना वीक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। बिटवीन 1945 टू 1949 रेट सामान का बहुत बढ़ गया था। हर महीने 30-30% तक महंगाई बढ़ रही थी, हर चीज बहुत कॉस्टली, महंगी हो गई थी, एक्सपेंसिव हो गई थी। लोगों को जीवन में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हुआ क्या, गांव में बहुत प्रॉब्लम्स थी। सॉइल जो थी वो बहुत वीक हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी, डिफोरेस्टेशन चल रहा था, भाई पेड़ों को काटा जा रहा था। विलेजेस में बाढ़ आती रहती थी, फार्मिंग के भी इश्यूज थे, भाई फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, वो गरीब थे। लैंड का भी ऐसा ही सिस्टम है जिसपे भाई कईयों पे बहुत ज्यादा है, किसी के पास कुछ है ही नहीं। और जो फार्मर्स हैं वो इतने ज्यादा कर्जे में हैं, इतने ज्यादा डेट में हैं कि आप सोचो ही मत। फाउंडिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन 1921। तो रशियन रेवोल्यूशन से आपको पता है वहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी, उसी से इंस्पायर्ड होकर एक हुआ क्या था, सोवियत जो लीडर हैं जैसे लेनिन हैं, उन्होंने क्या करा कि कॉम इंटन एक ऐसा सेटअप बनाया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियल्स हैं इनको पूरे दुनिया में फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड वाइड हमारे आइडियाज फैलने चाहिए। तो ऐसी मीटिंग्स होने लगी कॉम इंटन की, जहां पर जो भी चाहता है अपने देश में कम्युनिस्ट आइडियाज को लाना, वो इस मीटिंग में आने लगा। अब जो आप मेरे बैकग्राउंड में फोटो देख रहे हो, ये माओ है, बहुत फेमस लीडर हैं, माओ जेडोंग। माओ यहाँ पे फोकस करते हैं गरीबों के ऊपर ज्यादा, जो पुअर फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, कि भाई लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, जो जमीनें हैं वो लोगों को इक्वली मिले, ऐसा ना हो कोई गरीब है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, किसी पे बहुत ज्यादा लैंड है। सो इन्होंने क्या कहा कि बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एंड आर्मी, थोड़ा इंडिपेंडेंट रखना है, आर्मी को अलग, गवर्नमेंट को अलग। विमेन राइट को सपोर्ट करते हैं ये लोग, कहते हैं कि भाई स्टॉपिंग अरेंज मैरिजेस, जिसको जो पसंद है वो करो। बैनिंग द सेल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बिकेंगे, आप किसी को खरीदोगे नहीं। और डिवोर्स को सिंपल कर दो, अगर किसी लड़की को नहीं रहना है अपने पति के साथ तो डिवोर्स का प्रोसेस सिंपल होना चाहिए, लड़के को नहीं रहना तो भी। अब है द जियांजी सोवियत 1928 टू 1934। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने क्या करा, जो जियांजी माउंटेन है वहां पे अपना एक सेटअप बनाया, जो कि गुओमिंदांग से बहुत दूर बनाया उन लोगों से। यहाँ पे ये क्या करते थे, छोटी छोटी किसानों की काउंसिल बनाते थे और उनको बोलते थे हम आपके लैंड रिफॉर्म्स करवाएंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। सबको जोड़ा वहां पे जाके और रूरल लोगों को अपने साथ लाए। ठीक है, ये रेवोल्यूशन करने से पहले पहाड़ों में गए, गांव गांव तक, जहां तक ग्योमिंडांग वाले नहीं जाते थे ना, वहां तक माओ पहुंचे, लोगों से, गरीबों से मिलने पहुंचे। लॉन्ग मार्च 1934 टू 1935। द गुओमिंडांग फोर्स द सीसीपी टू लीव जियांजी। तो ये गुओमिंडांग वाले आ गए, बोले भाई निकलो यहाँ से, चले जाओ। तो कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने लगभग 6000 मील तक चले और एक नया बेस बनाया शांजी में। और इतनी टफ कंडीशंस में वो चलते 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 पहुंचे बेचारे। और ये दिखाता है कि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ब्रेवरी, कितने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, गांव गांव तक वो जा रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले। यनान बेस, इन द यनान द सीसीपी बिकेम स्ट्रॉन्गर। वहां पे ये सीसीपी वाले पहुंचे तो वहां के छोटे मोटे रीजनल जो वॉर लॉर्ड्स थे उनसे वो लड़े, और ज्यादा से ज्यादा जमीनें वहां पे इन्होंने फार्मर्स को दिलवाई। और फॉरेन पावर्स जो कंट्रोल कर रही हैं चाइना को, उसको अपोज किया, लोगों को जगाया, लोगों को अवेयर किया, अपने साथ लिया। और इस तरीके से चाइना का ये अगला बेस इन्होंने अपना इस तरीके से बनाया ईरान में। और हुआ क्या, ये जब वॉर हो रही थी जापान के अगेंस्ट, तो सीसीपी वाले गुओमिंदांग के साथ ही मिल गए। पहले तो ये आपस में लड़ते थे, पर जब अपने देश के ऊपर बात आएगी ना, तो भाई आपस में होना पड़ता है, चाहे भले ही आपकी आइडियोलॉजी अलग हो। जापान बाहर की कंट्री है,
अब इन्होंने मिलकर काम किया और वॉर के बाद सीसीपी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई। और जब सिविल वॉर आया चाइना में तो कुओमिंतांग बिल्कुल पीछे हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ऊपर आ गई। बस उसके बाद हुआ क्या, सीसीपी जीत गई। गरीबों का सपोर्ट था, विमेन का सपोर्ट था, ऑर्डिनरी लोगों का सपोर्ट था। कुओमिंतांग को कुछ मिलता नहीं था, वो सिर्फ शहरों पे फोकस रहते थे भाई। एस्टेब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी 1949-1965। हुआ क्या, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में ऑफिशियली चाइना एक देश यहाँ पे बनता है। ठीक है, एक नई कंट्री बनती है, कम्युनिस्ट रूल आता है यहाँ पे 1949 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कंट्री, एक एक मतलब कम्युनिस्ट कंट्री बनती है चाइना। अभी तक तो यहाँ पे मोनार्की वगैरह थी। अब ये न्यू डेमोक्रेसी क्या है? ठीक है, एक ऐसी सरकार जहां सभी सोशल क्लासेस को इंक्लूड किया जाएगा। होता क्या है, सोवियत यूनियन, आप जब आगे 12th में जाओगे तो आप देखोगे रशिया साइड का जो ग्रुप था कम्युनिस्ट वाला, वो पुअर पे ज्यादा फोकस थे। पर चाइना ने बोला हम सब पे फोकस रखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ज्यादातर इकोनॉमी के सेक्टर्स को कंट्रोल में ले लिया, स्लोली स्लोली चीजों को प्राइवेट किया और इस तरीके से चाइना को सरकार आगे लेकर गई। मूविंग टुवर्ड सोशलिज्म 1953 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सोशलिज्म को फुली अडॉप्ट कर लेंगे, प्राइवेट बिजनेसेस को बिल्कुल बंद करवा देंगे, सारी जमीनें सरकार के हाथ में आएंगी। ये इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने डिसीजन ले लिया था। और माओ का आइडिया क्या था, माओ ये मानते थे कि एक अच्छा सोशलिस्ट पर्सन है, वो सबसे पहले तो अपनी जमीन से प्यार करेगा, जहां पे वो रहता है उसकी प्रोटेक्शन करेगा। लोग यानी कि दे शुड केयर फॉर एवरीवन, आपके आसपास जो भी है अपना बस फायदा मत देखो। लेबर यानी कि दे शुड रिस्पेक्ट हार्ड वर्क एंड वर्क सिंसियरली, सभी अच्छे से काम करो। साइंस यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आगे लेकर आए साइंस। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि हमें प्रोटेक्ट करनी है, जो हमारी जमीनें हैं, फैक्ट्री हैं, रिसोर्सेज हैं, इसको मिसयूज नहीं करना। माओ का विजन बहुत अच्छा था भाई, डिसिप्लिन में रहना है उनको, उनको यही बताना है लोगों को कि भाई हार्ड वर्क करो, आगे बढ़ो, चाइना को हमें आगे प्रोग्रेस करनी है उसकी। कल्चरल रेवोल्यूशन 1965 हुआ क्या, माओ चाहते थे कि भाई जो भी उनके अगेंस्ट रहेगा, डिसएग्री करेगा, उसको वो रिमूव कर देंगे। वो चाहते थे पूरा कंट्रोल रखना पॉलिटिक्स के ऊपर, किसी को वो शेयर नहीं करना चाहते थे कुछ भी। हुआ क्या, रेड गार्ड अटैक्ड पीपल। एक ग्रुप था रेड गार्ड, ये मोस्टली स्टूडेंट होते थे, यंग सोल्जर्स। ये टीचर्स को अटैक करते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अटैक करते थे, एनीवन जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है उसको अटैक करते थे। वो मानते थे कि भाई दे बिलीव्ड दे वर प्रोटेक्टिंग माओ आइडियल्स, यानी कि वो माओ की बातों को ही मनवाना चाहते थे, जैसा माओ कहकर गए हैं ये लोग उन्हीं को मनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए अटैक्स भी करते थे। एजुकेटेड पीपल वर पनिश्ड, तो बहुत सारे एजुकेटेड लोग उनको गांव में भेज दिया गया कि भाई हार्ड वर्क करो। ठीक है, और स्लोगन्स रिप्लेस रियल स्किल्स। सो हमें क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइंस और प्रोफेशनल नॉलेज, माओ प्रमोटेड स्लोगन्स एंड प्रोपोगेंडा। माओ की एक सबसे बड़ी गलती है, साइंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट ना करके वो पुरानी बातें और दुनिया भर के स्लोगन प्रोपोगेंडा, ठीक है, ये सब कर रहे हैं। स्कूल ऑफिस इंडस्ट्रीज जो प्रॉपरली काम करने चाहिए, जो इनमें होने चाहिए, वो उतने हो नहीं रहे हैं, ऐसा चल रहा है। रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978, चेंजेस आफ्टर माओज रूल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे 1978 के आगे के क्या क्या बदलाव होते हैं चाइना के अंदर। अब यहाँ पे नाम आता है देंग शाओपेंग का, बहुत बड़े लीडर हैं चाइना के, और इन्होंने भी चाइना के अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म्स करे हैं, तभी इनका नाम आ रहा है यहाँ पे। 1978 में देंग शाओपेंग कुछ नई पॉलिसीज लेकर आए थे। ये कहते हैं साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और आर्मी, ये चार चीजों को मॉडर्नाइज करना है, बहुत अच्छा करना है। ठीक है, तभी चाइना को हम आगे बढ़ा पाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, सो द गवर्नमेंट अलाउड प्राइवेट बिजनेसेस, बोला गया कि चलो भाई ये देंग शॉपिंग इतना कह रहे हैं, हाँ प्राइवेट बिजनेस भी आप रख सकते हो, लेकिन अभी भी कंट्रोल रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर, एकदम से सब प्राइवेट नहीं होगा। लोगों को बोला गया प्रॉब्लम डिस्कस करो, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करो, आप प्रॉब्लम बताओ अपनी, हम सॉल्व करेंगे। चाइनाज डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस, अभी हमारा अगला टॉपिक है चाइना का डेवलपमेंट और चैलेंजेस। जो सपोर्टर हैं चेंजेस के, वो कहते हैं चाइना को भाई इकोनॉमिकली ग्रो करना है, थोड़ा सा ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा भाई स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और कंट्री जो है अनस्टेबल नहीं होगी। क्रिटिक्स कहते हैं
रिच पुअर गैप इज गेटिंग बिगर, ज्यादा ही अगर आप मॉडर्न हो जाओगे तो गरीबों को कौन पूछेगा। कुछ पार्ट तो चाइना के आगे हो रहे हैं डेवलप्ड, चाइना का आधा हिस्सा तो अभी पिछड़ा हुआ है। विमेन और वीकर ग्रुप्स तो आज भी उतने इक्वल चांसेस उनको नहीं मिल रहे हैं। तो देखो डिबेट्स तो होती हैं, कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा बुरा है। ओल्ड आइडियाज रिटर्निंग, कुछ लोगों का मानना है चाइना को पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए वेस्टर्न आइडियाज को छोड़कर। जो कन्फ्यूशियस कहते थे उनकी बातों को मानना चाहिए, ऐसा आज भी कुछ लोग मानते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ ताइवान। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ताइवान की पूरी कहानी और समझेंगे कि यहाँ पे क्या मैटर है। अगर आप देखोगे चाइना का मैप चल रहा है अभी तक आपके सामने। हुआ क्या था 1949 में, एक लीडर है, एक नेता है जिनका नाम था चियांग काई शेक। अभी चियांग पीछे भी इनका नाम आया था। ये सीसीपी से एक वॉर हारे थे और उसके बाद वो जब हारे थे ना तो सीधा ताइवान भाग गए थे। बहुत सारा पैसा था इनके पास। ताइवान में उन्होंने क्या करा, एक नया गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। पैसा वैसा लेके ताइवान चले गए। ठीक है। अब हुआ क्या, ताइवान पहले जापान के कंट्रोल में था 1895 से लेके 1945 तक। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, ताइवान वापस चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया 1949 में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 जापान हार गया तो चाइना को वापस मिल गया था ताइवान। अब यहाँ पे चियांग काई शेक ने किया क्या, 1947 में ताइवान पीपल प्रोटेस्ट हुआ वहां पे, बट चियांग काई शेक्स गवर्नमेंट पनिश देम वेरी हार्शली। अब वो वहां जाके रूल कर रहा है और लोगों को पनिशमेंट्स दे रहा है, लोगों को जेल में डाल रहा है, लोगों को मरवा रहा है। ठीक है। और हुआ क्या, गवर्नमेंट उसकी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है फ्री स्पीच, कुछ भी नहीं बोल सकते आप, पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं होगा, कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। और लोकल ताइवानीज पीपल वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंट जॉब्स, जो वहां के लोकल लोग हैं सिर्फ चियांग के ही आसपास वाले बंदे सब संभाल रहे हैं, ताइवान वालों को तो कुछ मिल भी नहीं रहा है वहां पे। गुड थिंग्स जो चियांग ने करी हैं, सबसे पहले तो उसने क्या करा, फार्मर्स की मदद करी कि वो ज्यादा से ज्यादा फूड उगाएं ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो। ताइवान की इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हुई 1973 में, ताइवान बिकेम द सेकंड बेस्ट इकोनॉमी इन एशिया आफ्टर द जापान। और जो रिच पुअर का गैप है वो थोड़ा कम हुआ, लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया तो अमीर और गरीब का जो वो होता है ना गैप, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। ताइवान एक डेमोक्रेसी बना। हुआ क्या, चियांग काई शेक की जब डेथ हो गई 1975 में तो ताइवान स्लोली स्लोली बदलने लगा। सबसे पहले 1987 में गवर्नमेंट ने कुछ चीजें अलाउ करी, जैसे अपोजिशन पार्टी हो सकती है अगर इलेक्शंस होंगे, और होंगे तो लोगों को जो पसंद है उसको वो वोट डालेंगे। ये ताइवान में बदलाव हुआ। लोकल जो ताइवानीज लोग होंगे, ठीक है, उनको भी पावर दी जाएगी, ये नहीं उनको आप इग्नोर कर दोगे, साइड लाइन कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। क्या ताइवान को बाकी देशों ने रिकॉग्नाइज किया क्या? ज्यादातर लोग जो है ना, बाकी देशों की कोई एम्बेसी ताइवान में है नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना कहता है ताइवान हमारा है। ताइवान को इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज बहुत कम लोग कर रहे हैं। चाइना कहता है वो हमारा ही एरिया है भाई, उस पर कोई एम्बेसी वगैरह मत खोलो जाके, ताइवान इट्स आवर टेरिटरी। होता क्या है, कंट्रीज ओनली सेटअप ट्रेड ऑफिस, सिर्फ वहां पे एक छोटा ऑफिस खोल रखा है, हाँ भाई वहां पे हम जाके बिजनेस करेंगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ताइवान एंड चाइना टुडे, आज की डेट में चाइना और ताइवान आपस में बहुत ट्रेड करते हैं, ट्रेवलिंग होती है, बहुत आसान है। चाइना अलाउज ताइवान टू गवर्न इटसेल्फ, हाँ भाई आप अपनी सरकार चलाओ, लेकिन ताइवान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता, चाइना इस चीज की मंजूरी नहीं दे रहा। चाइना कह रहा है कि हाँ आप भाई जो आपको करना है आप करो, इलेक्शंस करवाओ, कुछ भी करो, पर ताइवान रहेगा हमारे ही पास। ठीक है जी। तो इस तरीके से है ये। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कोरिया की कहानी सुनाऊंगा। ताइवान की कहानी आपने सुन ली, जापान की सुन ली, चाइना की सुन ली, अब हम चलेंगे कोरिया के टॉपिक के ऊपर। देखो भाई, कोरिया आज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दो पार्ट्स में बटा हुआ है। अब देखो हुआ क्या था, कोरिया के अंदर जोसियन डायनेस्टी का रूल था 1392 से 1910 तक, और बहुत लंबे समय तक ये किंगडम चला था। अब हुआ क्या था, इस टाइम पीरियड में इंटरनल फाइट बहुत होती थी, कोरियन लीडर आपस में लड़ते रहते थे, गवर्नमेंट बहुत वीक थी, प्रेशर भी था, बड़े बड़े देश चाइना जापान वेस्टर्न नेशंस ये चाहते थे कोरिया को कंट्रोल करना, सबकी नजर थी कोरिया के ऊपर। ठीक है। तो कोरिया ने क्या करा, अपनी गवर्नमेंट, अपनी सड़कें, अपने स्कूल और बाकी देशों से अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करी, लेकिन ये प्रोग्रेस बहुत धीरे थी। जितना जल्दी से जापान आगे बढ़ गया, चाइना आगे बढ़ गया, कोरिया इतना नहीं बढ़ पाया। 1910 में क्या हुआ था, जापान ने पूरा कंट्रोल ले लिया कोरिया का।
ठीक है, और जोसियन डायनेस्टी को ही खत्म कर दिया। अब हुआ क्या, लोगों को बोला गया जापान का कल्चर फॉलो करो, जापान की भाषा, जापान के नाम, जापान के ट्रेडिशन इंपोज करे गए वहां पे लोगों के ऊपर। कोई कोरियंस खुद की सरकार नहीं बना सकते, खुद के कानून नहीं बना सकते, जापान वहां पे बहुत स्ट्रिक्टली रूल कर रहा है, कोई फ्रीडम नहीं है। अब कोरियन लोग फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें आजादी दिलवाओ, हमें जापान से आजादी दिलवाओ। हुआ क्या, 1945 में जापान का रूल खत्म हो गया। जैसे वर्ल्ड वॉर टू में जापान हारा, तो कोरिया भी यहां से आजाद हो गया, और कोरिया है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये आप याद रखना, जैसे ही जापान का कंट्रोल खत्म हुआ, एक बन गया नॉर्थ, एक साउथ। अब नॉर्थ कोरिया पे यूएसएसआर का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, साउथ कोरिया पे जो है यूएसए का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। ये इस तरीके का मामला सामने आ गया, और 1948 तक तो ये बिल्कुल चल ही रहा था मामला। फिर दो सेपरेट कंट्रीज बनाई यहीं से, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया है वो बिल्कुल अलग है, वो कम्युनिस्ट आइडियल्स पे ज्यादा चलता है। साउथ कोरिया ज्यादा कैपिटलिस्ट है, प्राइवेटाइजेशन वहां ज्यादा है। आज भी भाई वो बहुत डेवलप्ड है, ठीक है, साउथ कोरिया बहुत आगे है। अब कोरियन वॉर की कहानी आपको बताते हैं कि आखिर कोरिया की वॉर हुई तो हुई क्यों। तो चलिए फिर देखते हैं कोरियन वॉर। हिस्ट्री ऑफ कोरिया, जोसियन डायनेस्टी के टाइम पे क्या था, बहुत लंबे समय तक रूल था, लेकिन प्रॉब्लम भी थी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पीछे अभी हमने डिस्कस किया, ये भी बताया मैंने आपको जापान ने क्या क्या किया इनके साथ, जापान ने टेक ओवर करा, और जापानीज रूल कैसे खत्म हुआ ये भी आपके साथ अभी डिस्कस किया। अब 1950 में एक वॉर स्टार्ट हुई, नॉर्थ कोरिया जिसकी मदद पूरी चाइना कर रहा है, यूएसएसआर कर रहा है, साउथ कोरिया जिसकी मदद यूएसए कर रहा है। 3 साल के बाद ये वॉर खत्म हुई 1953 में। लेकिन हुआ क्या, कोरिया डिवाइडेड हो गया पूरी तरीके से, बहुत लोग मारे गए, इकोनॉमी बहुत वीक हो गई, खासकर सिर्फ वो अमेरिका पे डिपेंड हो गए साउथ कोरिया वाले। तो बहुत तगड़ी वॉर चली, ठीक है, कोरियन वॉर। साउथ कोरिया में क्या हुआ, उनके पहले प्रेसिडेंट सिंगमैन री, साउथ कोरिया के पहले प्रेसिडेंट सिंगमैन री 1948 में इलेक्टेड हुए थे, और लगातार वो पावर में रहे। 1960 में लोगों ने प्रोटेस्ट करी, और उनको अपना पद छोड़ के जाना पड़ा, ऐसा कुछ वहां पे मैटर हो गया था। फिर पार्क चुंग ही का एरा आता है, मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है 1961 में, मिलिट्री का कंट्रोल होता है। जनरल थे एक पार्क चुंग ही, वो वहां के लीडर बन जाते हैं। अब क्या हुआ, उनके रूल के टाइम पे उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनवाई, सैमसंग है, हुंडई है, हुंडई की कार देखी है, सैमसंग के मोबाइल देखे हैं, इन्हीं के टाइम पीरियड में ये कंपनियां आई। स्टील, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक के सामान की कंपनियों को इन्होंने फुल सपोर्ट करा। इसके अलावा गांव गांव की भी मदद करी इन्होंने, ठीक है, विलेजेस को भी आगे बढ़ाने में पूरा फोकस किया। चैलेंजेस क्या थे इनके टाइम पे, क्या हुआ, पार्क चेंज द रूल्स टू स्टे इन पावर लॉन्गर, यानी कि इन्होंने अपने को अपना टाइम पीरियड ही बढ़वा दिया कि मैं और ज्यादा पावर में रहूं। और लेकिन 1979 में उनको मरवा दिया गया। साउथ कोरिया में फिर अनस्टेबिलिटी आ गई जब उनको मरवाया गया। फिर क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई, एक और मिलिट्री लीडर आ गए, चुन दू हुआन, इन्होंने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। फिर वापस से प्रोटेस्ट होने लगी ग्वांजू नाम की जगह पर, लेकिन फिर मिलिट्री रूल था तो भाई उन्होंने वॉयलेंस कर दी। अब हुआ क्या कि पंगा बहुत चल रहा है, पर इकोनॉमी अभी भी चल रही है, इकोनॉमी में अभी कोई इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब 1987 में आता है डेमोक्रेसी का मूवमेंट कोरिया में। 1987 में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जून डेमोक्रेसी का मूवमेंट था ये, ठीक है। गवर्नमेंट ने फाइनली एग्री किया कि हाँ भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर, कोई अनफेयर चीज नहीं होगी। हुआ क्या, सबसे पहले 1992 में कोरिया इलेक्टेड इट्स फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट, यानी कि मिलिट्री का ना होते हुए एक आदमी आया, और वो था किम यंग सैम। और फिर कोरिया ओईसीडी में ज्वाइन हुआ, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत ट्रेड वेड करने वाली कंट्रीज हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमी से कोरिया जुड़ा इस तरीके से, ठीक है, कि ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेंबर बना। फिर 1997 में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आए वहाँ पे, ठीक है, और फिर आईएमएफ से भी मदद ली कोरिया ने कि भाई हाँ थोड़ा सा हमें लोन वगैरह दो, डेट दो। और कोरियन पीपल डोनेटेड गोल्ड टू हेल्प रीपे नेशनल डेब्ट, तो जो उनके पास गोल्ड वगैरह था वो उन्होंने दिया, उससे अपना कर्ज उतारने की कोशिश करी। फिर क्या हुआ, 1997 में लॉन्ग टाइम अपोजिशन लीडर किम दाए जंग बिकेम प्रेसिडेंट, और उसके बाद से क्या हुआ कि लगातार इलेक्शंस वहां पे होने लगे। 2012 में कोरिया इलेक्टेड इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पार्क ग्वेन हाई, एंड शी वाज रिमूव्ड इन 2017 फॉर करप्शन। पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी है भाई वहां पे, लेकिन उनको हटा भी दिया गया था क्योंकि वो भ्रष्टाचार यानी कि यहाँ करप्शन के मामले में पकड़ी गई थी।
फिर 2016 में अगेन प्रोटेस्ट हुई, मिलियंस ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड पीसफुली विद कैंडल्स, बोला कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, साउथ कोरिया बहुत अच्छा देश है, डेमोक्रेटिक है, पीसफुल देश है भाई। वहाँ का कंपनी का जो ब्रांड है सैमसंग, ह्यूंडाई, वहाँ का जो कल्चर है के पॉप, कोरियन ड्रामा, कोरियन म्यूजिक, मूवीज बहुत फेमस है, और लोगों को फ्रीडम भी है, राइट्स भी मिले हुए हैं, और इलेक्शंस भी अच्छे से हो रहे हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोरिया का मामला अच्छा चल रहा है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज का खत्म होता है, पूरा आपका सिलेबस खत्म है अब हिस्ट्री का। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर लिखें आपको हिस्ट्री कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।